लास्ट कुछ लेक्चर्स में और चैप्टर्स में हमने देखा था कि हमारे पूरे जो सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स है, तो उसे हमने स्टडी के अकॉर्डिंग उसके बारे में जानना, उसकी इंफॉर्मेशंस लेने के लिए हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल चीज़ें की और उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करने को हमने बहुत ही ईजी बना दिया। मैं बात कर रही हूँ ग्लोब के लिए, जो हमने अर्थ प्लेनेट को समझने के लिए हमने उस अर्थ को कन्वर्ट कर दिया ग्लोब में, राइट। उसको और ज़्यादा डिटेल से पढ़ने के लिए हमने ग्लोब के छोटे छोटे पार्ट्स में और कन्वर्ट कर दिया, हमने उसको नाम दे दिया मैप्स। अब जब हमारे पास में इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है तो क्यों ना अब हम अर्थ के बारे में और ज़्यादा चीज़ें जानना शुरू कर दें। अभी तक हमने सिर्फ ये देखा था कि हम अर्थ को कैसे जान सकते हैं, वो जरिया क्या हो सकता है, इंटरमीडिएट क्या हो सकता है जिसके थ्रू हम उसको प्रॉपर सिमिलरली एज इट इज जो जैसा है वैसे समझ पाए। तो जैसा धरती है, अर्थ है, एक प्लेनेट है, उसको एज इट इज हमने ग्लोब पे उतारा था। फिर हमने उसके छोटे छोटे पिक्चर्स लिए जिसको हमने मैप के ऊपर नाम दिया, कि हमने कहा कि भाई ये मैप है। अब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई अर्थ के ऊपर एक्चुअल में क्या क्या चीजें हैं, जो मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ है वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, कि पूरा अर्थ जो है उसके ऊपर क्या चीजें हैं, क्या चीजें नहीं है। ओके, सो आर यू गाइज रेडी, एक्साइटेड आज के चैप्टर को पढ़ने के लिए? क्योंकि एक्साइटेड तो होने वाला है, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो आपको मिलने वाली है। अब तक हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि हम अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे गेन कर सकते हैं, कैसे कौन कौन सी चीज़ें हमें इंफॉर्मेशन दे सकती है। लेकिन अब हम उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पे हम रहते हैं, कि भाई यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, कैसी है, क्या नहीं है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो एक्साइटमेंट तो बनता ही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, जो कि है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। हे एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज मी ज्योति सोनी, और जल्दी से रेडी हो जाइए एक एक्साइटेड चैप्टर पढ़ने के लिए। एक्साइटेड इसलिए कहूँगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हमें नहीं पता होती है वो भी आज हमें पता चलने वाली है। तो आज का जो चैप्टर है हमारा वो है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले चलो देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें एक्चुअल में पढ़ना क्या क्या है, फिर हम स्टार्ट करते हैं। आज के चैप्टर में हमें पढ़ना है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, कि अर्थ के ऊपर कुछ जो मेजर डोमेन्स है वो कौन कौन से हैं। लिथोस्फीयर, कॉन्टिनेंट्स क्या है, हाइड्रोस्फीयर क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, अराउंड सी सारी चीजें देखनी है, और साथ ही साथ बायोस्फीयर भी हम देखने वाले हैं। और एक बात कि ये बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्ट, मतलब बहुत कोई पजल्स नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जिसके सराउंडिंग हम रहते हैं। क्लियर? मैं एक बात क्लियरली, मतलब एक बार फिर से मेंशन करूंगी कि हम जो भी चीज़ें पढ़ते हैं, जो सीखते हैं, तो वो हमारे सराउंडिंग ही होती है। ठीक है, हमें उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस ही कहता है कि आपको नॉलेज गेन कर रहे हो। ठीक है, वी प्लस ज्ञान साइंस, कि आप अपना नॉलेज देख रहे हो जो आपके सराउंडिंग है। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, आप हिंदी में आपकी लैंग्वेज पढ़ेंगे, इंग्लिश में लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, अगर हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो हम पॉलिटिकल चीज़ें जो कि हमारे सराउंडिंग हो रही है उसी उसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो सिमिलरली हम यहाँ पे भी वही करेंगे। हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, मतलब हम अपने सराउंडिंग जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस है उसको समझने वाले हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए एक्साइटमेंट तो बनता है भाई। क्यों? क्योंकि जो चीज़ हमारे सराउंडिंग है उसे समझने में मज़ा आता है ना, ताकि किसी को नहीं पता है तो उसे बताएं हम कि भाई आप जहाँ पे रह रहे हो ना, आप एक एयर को आप अंदर सांस में ब्रीथिंग में ले रहे हो, और वो एयर O2 है, जो निकाल रहे हो वो CO2 है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको और मतलब एक्साइटमेंट क्रिएट करती है जब आपको पता चलता है चीज़ें, कि हम जिस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही है। तो चलो आज का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। देखो, हमें पता है कि हमारा जो अर्थ है वो इकलौता ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे हम रह सकते हैं। क्लियर? मतलब इकलौता यही प्लेनेट है जो कि मतलब क्या आपको स्पेस देता है रहने के लिए। और ये किस किस लिए देता है, मतलब रिक्वायरमेंट है ना, क्योंकि आपको यहाँ पर पानी मिल रहा है, आपको यहाँ हवा मिल रही है, ठीक है, आपको यहाँ पर रहने के लिए ज़मीन मिल रही है। तो ये जब चीज़ें आपको प्रोवाइड की गई है ना, तो इन सभी का जो तालमेल है ना, तो ये सारी चीज़ें ही आपके पूरे मतलब इस डोमेन
इन्वायरमेंट में इन्हीं सारी चीजों को हमको पढ़ना है। तो ये जो कंपोनेंट्स है ये आपस में मिलकर के एक इन्वायरमेंट बनाते हैं, और इन्हीं अलग अलग कंपोनेंट को हम क्या लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये सारी चीजें कहते हैं। डिटेल में हम एक एक चीजें पढ़ेंगे, लेकिन जो मेजर कंपोनेंट होते हैं वो क्या क्या हो गए कि आपके पास ये 3 चीजें हैं जो आपको रिक्वायर है किसी प्लेनेट पे रहने के लिए। आपको पानी तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, आपको वाटर चाहिए, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको कहीं किसी प्लेनेट पे रह रहे हो, हमारी डेली लाइफ के लिए भी है। आपको एयर भी चाहिए ही, ठीक है, क्योंकि हम ब्रीथिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें एयर की नीड है, और हम एयर के थ्रू ही क्या करते हैं, हम जीते हैं। अब उसके बाद में आप इन सब पे रह रहे हो तो रहने के लिए आपको लैंड भी तो चाहिए ना, तो आपको जमीन चाहिए, तो इसके लिए आप लैंड चाहिए, तो जो आपको प्लेनेट पे प्रोवाइड हो रही है। इट मीन कि इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन चलता है इसे ही हमने एटमॉस्फेयर कहा है, या हम उसको जब ये लोग आपस में सराउंडिंग साथ में रहते हो तो हम इसे बायोस्फीयर भी कहते हैं। लिथोस्फीयर के ऊपर पढ़े तो वही क्या, जो आपको लैंड प्रोवाइड करा रहा है, हाइड्रोस्फीयर आपको एयर प्रोवाइड करा रहा है, पानी प्रोवाइड करा रहा है, और एटमॉस्फेयर क्या हो गया, जो आपको एयर प्रोवाइड करा रहा है, और इनका सबका जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे रहने के लिए एक नेचुरली कंडीशन क्रिएट करता है। क्लियर, दीज थ्री टुगेदर फ्रॉम द मेजर कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। जो मेजर कंपोनेंट है इन्वायरमेंट के कौन कौन से हो गए, आपका पानी हो गया, एयर हो गई, लैंड हो गई, तो ये सारे मिलकर के जो इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स हैं वो क्या कहलाते हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, और क्या, एटमॉस्फेयर। अ कॉम्बिनेशन ऑफ these three, ठीक है, these three components create ideal condition for nourishing all form of life. This zone is known as the biosphere. तो ये जो जोन कहला रहा है वो क्या कहलाता है, एक बायोस्फीयर, क्योंकि हमें पता है कि जब आप एक और बायोस्फीयर हमारे पृथ्वी पर ही पाया गया है या धरती पर ही पाया गया है, ये भी आपको पता है, और ये आपको कंडीशन क्रिएट कराता है वहां पर रहने के लिए। ठीक है, देखो जिस तरह से बोल रहे हैं ना, मतलब किसी और प्लेनेट पर, क्योंकि ये सारी चीजें एब्सेंस है, देखो लैंड तो है लेकिन बाकी चीजें भी तो रिक्वायर होती है ना, तो वो चीजें नहीं है तो वो नहीं रहेंगे। तो हम जो अर्थ है उसके रिगार्डिंग इन चीजों को पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो लिथोस्फीयर में भी हम बहुत सारी चीजें देखेंगे, हाइड्रोस्फीयर में भी, एंड एज वेल एज एटमॉस्फेयर में भी देखने वाले हैं। तो किस तरीके से ये हमें सपोर्ट करती है हमारे मतलब एक लाइफ के लिए, जिसकी वजह से हम यहाँ पर जिंदा रह पा रहे हैं। अगर हम लिथोस्फीयर की बात करें, मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि लिथोस्फीयर जो है वो रिलेट करता है किससे, लैंड से, क्योंकि हमारे जो 3 कंपोनेंट है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो हमारे पास में रिक्वायर है जीवन के लिए, और इन्हीं के कॉम्बिनेशन के साथ ही ये हमारे लिए एकदम फ्री जो मतलब कंडीशन है, या जो क्या कहना चाहिए, एक माहौल है वो रेडी करते हैं। तो लिथोस्फीयर क्या कहलाएगा, तो लैंड से रिलेटेड है। मैं आपको सॉरी एक पूरी प्रॉपर डेफिनेशन बताने से पहले ना इसको थोड़ा शॉर्ट करके बता रही हूँ ताकि आप इस चीज को समझ पाए। तो लिथोस्फीयर आता है तो वहां पर आप सिंपल सा मतलब समझे कि लैंड मतलब आपकी जो अर्थ का जो ऊपरी हिस्सा है, जो पूरा जमीनी हिस्सा है, आप उसको क्या कहेंगे, लिथोस्फीयर। देखो लिथोस्फीयर का मतलब तो क्लियर हो गया कि मतलब ऊपर का जो भाग होता है आप उसको लिथोस्फीयर, और ये जो ऊपर वाला भाग है मतलब ये वाली जो लेयर है वो अलग अलग क्रस्ट, अपर मोस्ट सॉलिड मेटल, इन सारी चीजों से मिलकर के बनी हुई होती है। क्लियर, मतलब आप इसका रियल वाला जो पिक्चर है वो ये देख सकते हैं कि इस तरीके का जो क्रस्ट होता है इनसे जो बनी हुई होती है इसे ही हम लिथोस्फीयर भी बोल सकते हैं। मतलब भूमंडल जो ऊपर का जो लेयर होता है, जो जमीनी भाग होता है, आप उसको कहते हैं। और ये किससे मिलकर के बना हुआ होता है, तो ये वाला जो बहुत सारी मतलब क्या क्रस्ट हो गया, जो मेटल्स हो गए, मेंटल्स हो गए, इन सारी चीजों से मिलकर के ये बना हुआ होता है। ठीक है, द अपर सरफेस ऑफ द अर्थ विच इज मेड अप द रॉक्स एंड सॉइल इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। अगर फिर मैं लिथोस्फीयर के ऊपर बताऊं तो ग्रीक लैंग्वेज में लिथोस का मतलब होता है स्टोन। ठीक है, मतलब जो पत्थर या चट्टाने वाला जो भाग है कहलाता है। यहाँ पर 2-3 चीजें और बता दी है कि हाइड्रोस्फीयर पढ़ना है हमें, तो वहां पे हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। ठीक है, इस चीज को मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप याद रख ले क्योंकि ये आपको हेल्प करेंगी आगे की चीजों को समझने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि लिथोस्फीयर जो है इसको आप याद रखें लैंड से। ठीक है,
लैंड से, क्योंकि मैं बोल दूं कि जो ऊपरी जमीनी वाला भाग है उसे हमने लिथोस्फीयर बोला है। तो अब लिथोस्फीयर से ये वाला जो मतलब है ना, जो उसके ग्रीक लैंग्वेज के जो मीनिंग्स है वो याद रखें कि लिथोस का मतलब होता है मतलब क्या, स्टोन। स्टोन मीन्स जो ऊपरी लेयर होती है जो स्टोन से बनी हुई है वो। हाइड्रोस्फीयर में पढ़ने चाहे तो हाइड्रो, तो हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। मतलब हाइड्रोस्फीयर में हम सारी किससे के रिलेटेड बातें पढ़ने वाले हैं, हाइड्रो की। ठीक है। एटमॉस्फेयर जब हम देखेंगे तो एटमॉस का मतलब होता है क्या, एयर। ठीक है, मतलब वेपोर या एयर में बोल सकती हूँ, तो हम एयर के रिगार्डिंग सारी बातें पढ़ेंगे। और इन सबसे मतलब जो बायोज होता है, बायो का मतलब होता है लाइफ, तो ठीक है, बायोज मतलब लाइफ होता है। और लाइफ में हम मतलब कहाँ रह रहे हैं, मतलब इन तीनों का जब हमने कॉम्बिनेशन बना के रखा है, दैट मीन कि वो हमें लाइफ प्रोवाइड कर रही है। तो बायोज मीन्स बायोस्फीयर, मतलब जहाँ पे आप लिविंग के लिए जो पूरी कंडीशन अवेलेबल हो। और लिविंग के लिए क्या कंडीशन है, आपको जमीन भी चाहिए, आपको हवा भी चाहिए, और आपको पानी भी चाहिए। तो लिथोस्फीयर मतलब वो होता है जो आपका ऊपरी सरफेस जो कि मिट्टी का बना हो, पत्थर का बना हो, इट इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। अब जो इसकी पहली जो ऊपर जो स्पेस होता है ना, उसको हम क्रस्ट कहते हैं, राइट। तो ये क्रस्ट लेयर कहलाती है। देखो यहाँ पर मैंने पूरा जो ये एक प्रिंट है, तो देखो ये वाला जो प्रिंट होता है, मतलब ये जो पिक्चर है इसमें आप देख सकते हो, इसको हमने क्रस्ट कहा है। इट्स टॉप लेयर इज नोन एज द क्रस्ट। दिस क्रस्ट इज थिकर अंडर कॉन्टिनेंट एंड बट देखो कॉन्टिनेंट बट थिनर अंडर ओशियंस। देखो ये थिक होती है, जो कॉन्टिनेंट्स होंगे वहां पर ये थिक होंगी, लेकिन जो ओशियंस होंगे वहां पे वो थिनर होंगी, राइट। अब जो लिथोस्फीयर होता है वो अनइवन होता है, मतलब जरूरी नहीं कि हर जगह, क्योंकि लिथोस्फीयर जो है वो पॉइंट्स है, मतलब ऊपरी सरफेस है, तो वो हर जगह अनइवन भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि वो एक जैसे फ्लैट ही होकर के चले। ठीक है, जब आप किसी नदी वदी में जाते हो तो वहां पर क्या होता है कि वो बहुत गहरी होती है। इट मीन कि वो लिथोस्फीयर जो लैंड है वो नीचे है, ठीक है, बहुत नीचे है। लेकिन हम जैसे सरफेस में आता है, जब किसी प्लेन में आता है, तो वो हाइटेड होता है। माउंट एवरेस्ट जो है वो बहुत ऊंचा है, ठीक है। लेकिन हम किसी मतलब समुद्र में देखें, किसी नदी में देखें, किसी पानी में देखें, तो उसकी हाइट उतनी ही नीचे दबी होती है, क्योंकि लिथोस्फीयर जो है वो कहीं पे भी इक्वल नहीं होता है, वो अनइवन होता है। अगर हम माउंट एवरेस्ट की हाइट देखें तो वो कितनी है, 8848 मीटर जो है अबोव, ठीक है। ये हाईएस्ट पॉइंट हो गया एवरेस्ट का। और जो अगर हम सी लेवल देखें, डीपेस्ट देखें, तो मारियाना ट्रेंच जो है वो कितना है, 11,022 मीटर बिलो है, बिलो द सी लेवल, राइट। तो ये कहीं पे भी इवनली नहीं है, तो इसका जो मतलब क्या होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है, वो हर जगह डिफरेंट डिफरेंट ही होंगी। अब बात हमने एवरेस्ट की कर ली है, तो हम यहाँ पर एक चीज क्लियर कर ले, क्लियर नहीं, एक बात बता दूं कि जब हम माउंट एवरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला वाला जो इंडियन थे जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे, क्योंकि भाई हाइट तो बहुत ज्यादा है, 8848 जो है, मतलब 8848 मीटर्स इतनी ऊपर हाइट है। तो इतने ऊपर चढ़ने के लिए भी मतलब बहुत गट्स लगते हैं। तो सबसे पहले जो इंडियन थे, तेंजिंग नोर्गे शेरपा, ठीक है। ये इंसान वो थे जो मतलब 1953 में सबसे पहले एवरेस्ट पे चढ़े थे, ठीक है। और सबसे पहले जो है न्यूजीलैंड के एडमंड हिलारी चढ़े थे। अगर हम फर्स्ट फीमेल की बात करें या लेडी की बात करें, तो इंडियन जो बचेंद्री पाल थी वो पहली इंडियन लेडी थी जो कि 1984 में एवरेस्ट पर चढ़ी हुई थी, ठीक है। अगर दूसरी की बात करें तो जापान की थी जो 1975 में चढ़ चुकी थी, ठीक है, एवरेस्ट पे। जापान की ताबेई, मे बी ताबेई नाम से है, तो वो एवरेस्ट पर चढ़ चुकी थी। लेकिन हम इंडियन लेडी की बात करें तो वो 84 में चढ़ी हुई थी, कौन, बचेंद्री पाल। नाम याद रखना है दोनों, बचेंद्री पाल और तेंजिंग नोर्गे, ठीक है। तेंजिंग नोर्गे जो है वो 53 में चढ़े थे इंडिया से। और जो फीमेल थी, मतलब मेल तो मेल तेंजिंग नोर्गे थे, और जो फीमेल थी वो बचेंद्री पाल थी जो कि 84 में चढ़ी थी। और ये दोनों नाम आपको याद होने चाहिए, मैंने नोट्स में मेंशन नहीं किया है क्योंकि जस्ट सडन आया थॉट, क्लियर। तो ये हो गया हमारा लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर जो है वो अनइवन होता है, ये हमें पता है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर की। तो हाइड्रोस्फीयर का मतलब ही बता दिया था कि ग्रीक मतलब होता है, हाइड्रो का मतलब वाटर। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर जितनी भी वाटर के रिगार्डिंग चीजें हैं, तो उसके बारे में। तो जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, तो अर्थ का हाइड्रोस्फीयर क्या होने वाला है, तो इसके ऊपर बात करते हैं। जब अर्थ के ऊपर पढ़ रहे थे तब हमने एक बात पढ़ी हुई थी, अगर या नहीं मैं अगेन रिपीट कर दूं, कि जो अर्थ का सरफेस होता है वो 71% कवर्ड है बाय वाटर, राइट। मतलब
जो 71% अर्थ का, ये पूरी अर्थ है और इसका 71% जो है वो कवर है वाटर से। अब आप ये ना कहे कि मैम ऐसा तो मैप में हमने कहीं देखा ही नहीं है, ग्लोब में देखा ही नहीं है, क्योंकि एक जैसा तो नहीं है। तो भाई मैं बता दूं कि डायरेक्टली ऐसे एक साथ में 71 नहीं है, कहीं यहाँ पे है, कहीं यहाँ पे है। हमने बहुत सारे ओशियंस अभी देखेंगे, कभी यहाँ पर है। टोटल करके 71% का जो स्पेस है, जो सरफेस है मतलब अर्थ का, तो वो वाटर से कवर है। और रिमेनिंग जो 29% है, यहीं पर लोग रह सकते हैं। ये वाला जो है वो लिथोस्फीयर में आता है। मतलब इतने देखो, लिथोस्फीयर मतलब टोटल हो गया, तो उस पूरे लिथोस्फीयर जो क्रस्ट है वो, तो ये जो लिथोस्फीयर है, देखो पहले मैं लिथोस्फीयर बता रही हूँ। तो लिथोस्फीयर क्या हो गया कि जो उसका सरफेस है, जो ऊपरी सरफेस है, जो अपर सरफेस है, उसको हमने लिथोस्फीयर कहा। अब डजेंट मैटर कि उस लिथोस्फीयर पे कुछ भी हो, वहां पर पानी भी हो सकता है, वहां पर जो स्थल है, जो लैंड है, वो भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने बात की कि जो लिथोस्फीयर है वो हर जगह अनइवन होता है, वो इवन है ही नहीं। ठीक है, सी लेवल में वो ज्यादा नीचे है, और जो लैंड वाला एरिया है, तो हाईएस्ट पे क्या होता है, ये और मतलब ऊंचा होता है, और पानी में जो है वो उतना ही नीचे होता है। क्लियर? तो अब हमने लिथोस्फीयर पढ़ लिया, अब हम इस पे हाइड्रोस्फीयर पढ़ेंगे। तो जितना वाटर से कवर्ड वाला पार्ट होता है वो क्या है, हाइड्रोस्फीयर है। राइट, मतलब लिथोस्फीयर पूरी जमीन वाला हो गया, तो ये पूरा जो है ये क्या हो गया, ये पूरा लिथोस्फीयर हो गया। लेकिन ये जो वाटर से कवर्ड वाला एरिया है, ये हमारा हाइड्रोस्फीयर हो गया है, क्योंकि यहाँ पर पूरा की पूरा ही पानी है। तो अर्थ का 71% जो पानी है वो मतलब 71 जो सरफेस है वहां पर वो पानी से कवर है, और जो रिमेनिंग 29% फॉर्म्स द लैंड सरफेस। ठीक है, मतलब 29% पे ही हमारा जो है मतलब लोग रहते हैं, सब कुछ है। मतलब जितने भी आप सारी चीजें पढ़ेंगे ना, इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं कि भाई दुनिया इतनी बड़ी है, तो वो दुनिया सिर्फ अर्थ के 29% के ऊपर ही कब्जा किए हुए हैं, वो 29% के ऊपर ही रहती है। The large land masses are called continent and the large water bodies surrounding the continent are called oceans। ठीक है, जो कॉन्टिनेंट जो है लैंड मास से कवर है, तो वो वाले क्या कहलाते हैं, सराउंडिंग मतलब जो कॉन्टिनेंट्स है वो क्या कॉन्टिनेंट्स कहलाते हैं, जो कि लैंड मास है। ठीक है, ये कॉन्टिनेंट कहलाएंगे। जो सराउंडिंग है किससे, लैंड से सराउंडिंग है, वो कॉन्टिनेंट कहलाते हैं। और जो पानी से सराउंडिंग है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ये वाले जो है, ये वाटर बॉडीज जो होती है, इसको हम ओशियंस कहते हैं। ठीक है, और ढेर सारे ओशियन जो है वो भी हम पढ़ेंगे। द ओशियन आर इंटरकनेक्टेड एंड देयरफॉर द लेवल ऑफ वाटर रिमेन द सेम एनीवेयर। ये सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड तो रहने ही वाले हैं। दिस इज कॉल्ड द सी लेवल एंड ऑल हाइट्स एंड अर्थ डेप्थ्स आर मेजर्ड विद रेफरेंस टू दिस लेवल्स। जो सी लेवल मतलब जितना गहरा वो होता है, ठीक है, तो हम सी लेवल पे मानते हैं ना कि समुद्र तल की से दूरी। आप किसी भी प्लेसेस को जब सुनते होंगे इन न्यूज वगैरह, तो कहते हैं ना कि इसकी हाइट समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर है, समुद्र तल से उतनी ऊंचाई पर है। तो इन सारी चीजों को इसी के थ्रू जो है वो मेजर किया जाता है। अब हमने अभी जस्ट एक टर्म पढ़ी, कॉन्टिनेंट। राइट, कॉन्टिनेंट के ऊपर मैं वापस जाऊंगी और मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी हमने क्या लाइन पढ़ी, इसको आप अंडरलाइन करेंगे कि जितने भी जो लार्ज है, एक सेकेंड में इसको हाईलाइट ही कर दूं आपके लिए। राइट, ओके, देखो मास, ठीक है, जितने भी लार्ज लैंड मासेस हैं, मतलब जहां पे भी जमीन है, मतलब जहां पानी नहीं है, जो ओपन है, ठीक है, तो वो लैंड मासेस जो है वो कॉन्टिनेंट्स कहलाते हैं। क्लियर? और जहां पे लार्ज वाटर बॉडीज है वो ओशियन कहलाते हैं। ओशियन अभी हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम लैंड मासेस पढ़ने वाले हैं। तो लैंड मासेस को क्या कहेंगे, हमने कॉन्टिनेंट कहा है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हमारी जो अर्थ है वहां पे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं। मैप्स में आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि हमने मैपिंग जब करते हैं तो हम उसमें हमारे सहूलियत के लिए चीज़ों को हम कलर्स देते हैं, हम सिंबल्स बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। और अभी जस्ट हमने एक चीज़ पढ़ी है कि हमारी जो अर्थ है उसका 71% जो है वो किससे सराउंड मतलब 71% जो है वो सराउंडिंग बाय वाटर है। राइट, तो ये जो 70% जितना भी ब्लू वाला कलर दिख रहा है, इट मीन कि ये पानी है, ये वाटर है, मतलब ये 70। और जितना आपको एक कलरफुल स्पेस दिख रहा है ना, ये क्या कहलाते हैं, ये लैंड है। ठीक है, ये लैंड मासेस है, और लैंड मासेस को ही हमने क्या कहा है, कॉन्टिनेंट कहा है। तो ये पूरे कॉन्टिनेंट कितने हैं, वन मतलब ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं शो हो रहे हैं, ये कितना है पूरे अर्थ का 29%। तो अब हमको
29% को एज अ कॉन्टिनेंट पढ़ना है, राइट। तो देखो पूरे मतलब ये बोल सकते हैं कि पूरी अर्थ पे पानी पानी है, ठीक है। बस हमको जो स्पेस रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है 29%, अब हमको उसको पढ़ना है। तो ये अलग अलग स्पेस में, एक यहाँ पर पड़ा है, एक यहाँ पे पड़ा है, एक यहाँ पे पड़ा है, एक यहाँ पे, तो ऐसे करके हमारे पास में है और हमें कॉन्टिनेंट्स को पढ़ना है। ये बोल सकते हैं जो लैंड मासेस है हमें उसे पढ़ना है, उसे रीड करना है। सरप्राइज की बात है कि इसी कॉन्टिनेंट्स पे हम रहते हैं, ठीक है। चलो पूरा डिटेल स्टडी करने से पहले अभी हम अपने आप को खोज लेते हैं कि हम कहाँ पर है। तो भाई हम इस कॉन्टिनेंट पे है और ये देखते हैं कि ये किस के अंतर्गत आता है, किसके सराउंडिंग है। चलो देखो कॉन्टिनेंट मतलब क्लियर हो गया कि ये जो जितने भी लैंड मासेस है, जो लैंड का पार्ट है, इसको हम कॉन्टिनेंट कहेंगे कि एक कॉन्टिनेंट, दो कॉन्टिनेंट, 3 4 5 6, ठीक है। जितना भी लैंड का पार्ट है उसको हमने कॉन्टिनेंट कहा। इस तरीके से हमारे पास में 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, क्योंकि पूरा जो मतलब पूरा जो अर्थ है उसमें पूरा पानी पानी है और उसमें से 7 ऐसे स्पेसेस है जहाँ पे लैंड है, तो हम इस लैंड को कहते हैं कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो इतने सारे जो लैंड है मैं इसको नेम कर दूं, मतलब मैं इसको जो लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट जो है नेमिंग हम रखेंगे। अच्छा दूसरी बात कि यहाँ पर इन कॉन्टिनेंट या इनको जो लैंड पार्ट है इनका नाम ही नहीं रखा हुआ है। तो हम बात करें सबसे पहले नंबरिंग गलत रखी हुई है, ठीक है, हम इसको फिर से कन्वर्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसकी बात करें तो ये है एशिया, राइट, सबसे बड़ा, राइट, सबसे बड़ा जो है कॉन्टिनेंट वो क्या है, एशिया है। इसको आप हिंदी में महाद्वीप बोल सकते हो, जहाँ पे लोग रह सकते हैं, जहाँ पे जमीन है, ठीक है। कॉन्टिनेंट वो पार्ट जहाँ पर लैंड है, ठीक है। अ कॉन्टिनेंट इज वन ऑफ अर्थ 7 मेन डिवीजन ऑफ लैंड। ये कॉन्टिनेंट को आप डिफाइन कर सकते हो, मतलब लैंड है वही, और जो पूरे कॉन्टिनेंट है वो कितना, अर्थ 7 मेन डिविजन है, राइट। हमारे पास 7 है। तो सबसे पहला जो है सबसे बड़ा वो क्या है, एशिया, राइट। इसके बाद में सेकंड आता है सबसे बड़ा अफ्रीका, ये है हमारे पास में अफ्रीका। अब जब आप पढ़ रहे हैं मैं आपको बता रही हूँ, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सामने मैप रख के खोल के पढ़े। क्लियर। मैं आपको मेरे सामने इस तरीके से मैप दिखा रही हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हो कि मेरे यहाँ पर भी मैप लगा हुआ है। तो जब आप एटलस लेके या आपकी बुक ओपन करके रखेंगे तो आपको वहां पर पता चलेगा आपकी बुक में कि मतलब सारी चीजें कहाँ पर कौन कौन सी चीजें व्यवस्थित रखी हुई है, ठीक है। तो जैसे ही हम वर्ड मैप ओपन करते हैं, तो अभी हम वर्ड के रिगार्डिंग पढ़ना है, तो वहां पर हम सारी चीजों को ऐसे एक एक करके ओपन करके खोल के रखेंगे, ठीक है। सडन अभी मेरे पास में ये वाला खुला है तो मैं इसी में एक्सप्लेन करूंगी। ये मेरा हो गया एशिया वाला रीजन, राइट। तो ये सबसे बड़ा हो गया हमारे पास में एशिया। एशिया में ही मिलेगा हमको हमारा इंडिया, करेक्ट। फिर सेकंड लार्जेस्ट है वो क्या है, अफ्रीका। तो अब हमको अफ्रीका पढ़ना है। चलो ये मिल गया मुझे एशिया, मतलब पूरा वर्ड वाला ऐसे देखो, आपको वहां पर भी यही वाला शो हो रहा है, अब ये यहाँ पर भी यही वाला देखेंगे, ठीक है। सेकंड आता है हमारे पास में अफ्रीका, और अफ्रीका जो है वो बड़ा है लेकिन इसके साथ में बहुत सारी खूबियां है, जो सहारा डिजर्ट है, नील रिवर है, तो ये सारी बड़ी बड़ी चीजें जो है वो आपको अफ्रीका में मिलेंगी। एशिया के जस्ट कनेक्टेड आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो ग्रीन पार्ट है, इस मैप को अच्छे से ध्यान रखना है यहाँ पे। इसलिए मैंने बहुत सारी खिचड़ी नहीं पकाई है, क्योंकि बाद में आपको चीजें जो है वो समझने में काम आएंगी, मदद आएंगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इतनी खिचड़ी नहीं पकी है, इससे जस्ट कनेक्टेड, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ जो कॉन्टिनेंट है उसी से फैमिलियर करा देती हूँ, फिर हम उसको सीक्वेंस वाइज देख लेंगे कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। तो हम शुरू एशिया से, क्योंकि एशिया में हम रहते हैं, ये हमारे इंडिया में है, ठीक, इंडिया इसमी में है, ठीक है। तो हमने एशिया के ऊपर बात की, तो एशिया और एशिया से जस्ट चिपका हुआ एक और कॉन्टिनेंट आपको मिलेगा, तो इस कॉन्टिनेंट को हम नाम देंगे, या जो नाम दिया गया है वो क्या है, यूरोप, ठीक है। यूरोप से कनेक्टेड है। मैं आपको इसमें भी बता दूं कि देखो ये एशिया था, ये जस्ट यहाँ पर ऐसे है, और इसी से कनेक्ट वाला, अच्छा यहाँ पे ज्यादा समझ में नहीं, इसी में आएगा। तो ये एशिया हो गया और इसी से कनेक्ट वाला क्या हो गया, यूरोप हो गया। और लार्ज में दिखाऊं तो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूं। अच्छा ये वाला एरिया जो है वो शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा, ये एशिया हो गया और इसी से कनेक्टेड एक हो गया यूरोप। क्लियर। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, तो हमने यहाँ से यहाँ तक बढ़े, अब हम इसके नीचे देखते हैं। इसके नीचे अब हमको एक और लैंड पार्ट दिख रहा है, तो ये जो लैंड पार्ट है, मतलब ये जो कॉन्टिनेंट है, इसको हम नाम देते हैं अफ्रीका, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड नंबर का हो गया
अफ्रीका लैंड, ठीक है, क्लियर, जस्ट इसके नीचे है, तो ये हो गया अफ्रीका। चीजें इतनी इजीली हम याद कर सकते हैं, वर्ड मैप को भी हम सीखेंगे कि कैसे हम चीजों को रिमाइंड करें, कैसे चीजों को याद रखें। तो ठीक है, हमने एशिया से शुरुआत की, एशिया से लगा लगाया हमने यूरोप देखा, और यूरोप के नीचे मतलब ये एशिया यूरोप ये दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड्स हो गए। इनसे थोड़ा दूर जो है वो कौन सा हो गया, अफ्रीका हो गया, जिसके नीचे एशिया, ठीक है, इन दोनों के ऐसे ट्राइंगल में सेट हो रहा है, तो ये हो गया अफ्रीका, तो हमने इसको अफ्रीका दे दिया। फिर इसके बाद में ये तो ये एक हो गया, ठीक है, ये एक कॉलोनी के फ्रेंड्स हो गए। अब और दूसरी कॉलोनी में भी कुछ फ्रेंड्स बचे हुए हैं, ठीक है, चलो इस साइड के पहले खत्म कर ले। तो एशिया के इधर नीचे में एक और लैंड पार्ट मिलता है, एक और कॉन्टिनेंट मिलता है, जिसको हम कहते हैं ऑस्ट्रेलिया, राइट। तो ये हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को देखना है आप तो यहाँ पर एकदम छोटू से यहाँ पर कॉर्नर पे आपको देखने को मिलेगा, ये हो गया हमारे पास में ये ऑस्ट्रेलिया, क्लियर। देन अब हमने ये एक कॉलोनी वाले हो गए, अब हम दूसरे साइड में जाएंगे तो यहाँ पर एक और बड़ा सा हमें लैंड पार्ट मिला, एक और कॉन्टिनेंट मिला, तो हमने इसको क्या कह दिया, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका जस्ट आपको अभी मेरे पीछे यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, तो ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ में है, नॉर्थ अमेरिका बोल दिया। साउथ पोल पे जाएंगे तो एक और कॉन्टिनेंट मिल रहा है, तो ये जो एक और कॉन्टिनेंट मिल रहा है, अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे भाई कहा गया कर्सर, ठीक है, तो ये वाला जो एक और कॉन्टिनेंट हमें यहाँ पर मिल रहा है, तो अब हमने क्या किया, नाम क्या ही रखे, तो अमेरिका के नीचे है, ये साउथ में, तो इसको हमने दे मतलब ये नॉर्थ में है, ये साउथ में, तो हमने इसको दे दिया साउथ अमेरिका ना, क्लियर। बहुत अच्छे से चीजें याद हो गई कि कैसे हम चीजों को फटाफट याद कर सकते हैं। मैं आपको एक बार सारे यहाँ पर याद करा दूं कि कौन से कॉन्टिनेंट कौन से हैं, फिर हम इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। एक सेकेंड मिर्जा भाई, ये हो गया राइट एशिया। इसके बाद में आप खाली मैप में इन चीजों को भरेंगे अपने मन से। एशिया से एकदम टच वाला कौन है, यूरोप। यूरोप के नीचे अफ्रीका मिलेगा, अफ्रीका के साइड में या एशिया के साइड में हम देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, फिर इधर आ जाएंगे तो हमारे पास में नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका हो गए हमारे 7 कॉन्टिनेंट। 1 2 3 4 5 6, भाई एक रह गया ना अंटार्कटिका, तो अंटार्कटिका के लिए अभी हम यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो मैं इसमें समझाती हूँ आपको, देखो एकदम नीचे, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है, ये बड़े बड़े लैंड दिख रहे थे, तो अंटार्कटिका के लिए हम यहाँ पर आ गए, सॉरी मैं इस चीज को भूल गई थी, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास में अंटार्कटिका, राइट। तो ये हो गए हमारे 7 कॉन्टिनेंट। अब हम इसको एरिया वाइज सीक्वेंस करें, तो एरिया वाइज सीक्वेंस करने में क्या होगा, देखो सबसे बड़ा कौन सा दिखाई दे रहा है हमें, एशिया, तो फर्स्ट नंबर पे हम रखेंगे एशिया को कि ये सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद में सबसे बड़ा कौन सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लेकिन अफ्रीका जो है वो इससे एरिया वाइज अफ्रीका को रखा। थर्ड नंबर पे आता है हमारा नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ नंबर पे आता है हमारा साउथ अमेरिका, फिर आता है फिफ्थ नंबर पे हमारे पास में क्या आता है, अंटार्कटिका, उसके बाद में यूरोप 6 नंबर पे, एंड 7 नंबर पे आता है हमारे पास में ऑस्ट्रेलिया। तो जो नंबरिंग यहाँ पिक्चर में है भाई उसको सब फॉलो ना करें, लेक्चर को सुने और अकॉर्डिंग टू लेक्चर जो है इसे फॉलो करना पड़ेगा। चलो कॉन्टिनेंट तो हो गए कि हमने देख लिया कि कॉन्टिनेंट ऐसे दूर दूर जो है वो है, और इन सारे कॉन्टिनेंट के बीच में जो बाउंड्री है वो कौन बना रहा है, वो ये पानी जो है, ये जो पानी की बाउंड्रीज है वो जो है इनके बीच में बाउंड्री बना रही है। सपोज अगर इनके बीच में पानी नहीं होता तो ये एक जैसे मतलब कनेक्ट होते ना, हम जो मान रहे हैं वो सच है, क्योंकि एक्चुअली में ऐसा हुआ था कि जो हमारा पहले जो कॉन्टिनेंट थे जो अलग अलग अब डिवाइड हो चुके हैं, मतलब इस कि इनके बीच में स्पेस आ गया, वहां पे पानी भरा गया, तो ये जो लैंड थे वो टूट टूट के थोड़े अलग अलग हो गए और तैर तैर के जो है बोल सकते हैं कि ऐसे अलग अलग हो गए, दूर दूर स्थापित हो गए। लेकिन पहले क्या था कि ये सारे कनेक्टेड थे आपस में, ठीक है। तो इसे हम एक पेंजिया के इसमें पढ़ेंगे, भाई मैं तो इसे पेंजिया ही प्रोनाउंस करती हूँ। तो पेंजिया का कॉन्सेप्ट क्या है ये देखते हैं कि पहले क्या था, ईयर्स अगो वाली जो प्रोसेस है वहां पर कि जितनी भी लैंड्स है वो आपस में कनेक्टेड थे इस तरीके से। पहले क्या था, मतलब इसको थोड़ा रोटेट में रशिया एशिया वाला जो इस टाइप से दिख रहा है कि ये सब जो है आपस में कनेक्टेड थे, मतलब जितने भी कॉन्टिनेंट थे या जितने भी लैंड्स थे तो ये कनेक्ट थे। तो इस सभी को हम क्या कहते थे, सुपर कॉन्टिनेंट के नाम से बोलते थे। देखो ये पूरे कनेक्ट, अभी हमने ये एशिया वाला जो पार्ट है हो गया,
ठीक है, इधर वाला जो हो गया, फिर हमने इसके बाद में ऐसे जो अलग अलग है, तो ये अलग अलग नहीं थे, ये सारे जो है आपस में कनेक्टेड थे, लेकिन फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे स्प्लिट होना शुरू हो गया और ये जो सुपर कॉन्टिनेंट है वो टूटने शुरू हुए। तो ये टूट टूट करके क्या हुआ, यहाँ पर नॉर्थ बन गया, यहाँ साउथ अमेरिका हो गया, यहाँ पे अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर अंटार्कटिका। तो ऐसे ये डिवाइड होने शुरू हो गए। तो ये जो सुपर कॉन्टिनेंट था ये कॉन्टिनेंट में कन्वर्ट होने लगे, ठीक है, नहीं तो पहले ये जो है आपस में ज्वाइन थे, मर्ज थे, ठीक है। The word Pangaea is derived from the Greek language which means all land, मतलब पूरी लैंड जितनी भी है ना, मतलब हमने अभी क्या किया, छोटे छोटे लैंड के पार्ट्स हैं, 29% को हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। पहले वो 29% जो है वो मर्ज था, ठीक है, फिर वो धीरे धीरे डिवाइड होने लगे। The theory of Pangaea state that all the 7 continents that exist today were once joined together, कि पहले सारे आपस में जुड़े हुए थे, जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ। टुगेदर दे वर नोन एज द सुपर कॉन्टिनेंट और पेंजिया, कि इन्हें हमने सुपर कॉन्टिनेंट कहा। और जैसे जैसे वो टूटते गए तो हमने इसको क्या कहा, हमने इसे कॉन्टिनेंट बोलने शुरू कर दिए, क्योंकि एक बहुत बड़े फॉर्म से छोटे छोटे फॉर्म्स में टूटना शुरू हो गया। तो दैट्स वाई वी कॉल्ड continent, right? The process of the split of the supercontinent continent began 200 million year ago. 200 मिलियन ईयर्स अगो जो है इसका स्प्लिट होना जो है वो शुरू हो गया। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज स्प्लिट अप पीसेस ऑफ लैंड मासेस ड्रिफ्टेड अपार्ट स्लोली एंड हैव अज्यूम द प्रेजेंट शेप, कि अब जो प्रेजेंट शेप है, पहले देखो ये जो पास्ट वाला है ना, ये वो ये शेप था, लेकिन अब जो अभी हम जिस शेप में है, मतलब अलग अलग जो 7 कॉन्टिनेंट जो है जिसमें डिवाइड हो चुका है, तो अब वो शेप आ चुका है। टिल नाउ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द शेप ऑफ द अर्थ सरफेस कंटिन्यू, और भाई ऐसा भी कहा जा रहा है कि अभी तक के वो टिल अभी भी वो प्रोसेस जो है वो चलती ही आ रही है। तो प्रकृति बचाओ अभियान कंटिन्यू रखे, राइट। अब हमने कॉन्टिनेंट्स देख लिए कि एक्चुअल में कॉन्टिनेंट क्या होते हैं, वो पहले के टाइम में कैसे कनेक्टेड थे और अब क्या है। तो पहले जो पूरा लैंड था वो ऑल लैंड था, एक साथ मर्ज थे, लेकिन अब वो टूट चुके हैं। अब जो टुकड़े हो चुके हैं, अब हम उसे धीरे धीरे पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं किससे, एशिया से। और हमें पता है हम एशिया से शुरुआत इसलिए कर रहे हैं, सबसे पहला तो हम थोड़े सेल्फिश है, मैं तो हूँ, क्योंकि भाई मैं एशिया में हूँ, मेरा इंडिया एशिया में है, दैट्स वाई। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जो एशिया है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, मतलब हम पूरे इसमें देखें तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा आता है, एशिया आता है, राइट। तो आप एशिया को यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो पूरा अर्थ का स्पेस है उसका 1/3 पार्ट जो है, मतलब हमारी जो अर्थ प्लेनेट है तो उसका जो 1/3 पार्ट है, जहाँ वो उसमें कौन फैला हुआ है, उसमें एशिया ही फैला हुआ है, ठीक है। उसके साथ में कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें कि जो क्या कहना चाहिए, सॉरी मैं थोड़ा यहाँ मिस कर रही हूँ। चलो हम पहले इसकी लोकेशन को चेक कर लेते हैं। बताया था आपको कि ये एशिया है और एशिया से जस्ट कनेक्टेड क्या है, यहाँ पर साइड में आपको यूरोप देखने को मिल जाएगा, राइट। यूरोप देखने को मिलेगा, तो यूरोप और एशिया, देखो यहाँ पर ये वाली चीज जो है ना, ये देखने को देखते हैं। देखो ये वाला एशिया वाला पार्ट हो गया, ये एशिया, ठीक है। और ये यहाँ पर एक चीज क्या हो गई, ये हो गई हमारे पास में यूरोप। इस चीज को अच्छे से ध्यान से मिल करके देखना है, और इन दोनों को जब हम मर्ज करते हैं तो इसको कहा जाता है यूरेशिया, राइट। यहाँ पर इसे कहा जाता है, इन दोनों को जब हम मिला कर रखते हैं, मतलब ये एशिया और ये यूरोप, क्योंकि ये दोनों लगभग ज्वाइंट है, ठीक है। इसके बीच में एक ये देखो यूरेशिया, ठीक है। तो यूरेशिया जो है यहाँ पर आता है, तो इसको आप यूरेशिया कह सकते हो। दोनों को जब मर्ज करते हो, यहाँ पर एक यूराल माउंटेन आता है जो इन दोनों को सेपरेट करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आपका हो सकता है। दीज इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कवरिंग ऑलमोस्ट 1/3 of the total landmass and lies in the eastern hemisphere, ठीक है। ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में देखो जो डायरेक्शंस है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट करने की। तो देखो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। तो हमें पता चल रहा है कि एशिया जो है वो किस कॉन्टिनेंट में अवेलेबल है, वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में अवेलेबल है। और हम लोगों ने ये जो हेमिस्फीयर वाली जो जितनी पजल्स है वो ऑलरेडी हम ग्लोब में सॉल्व कर चुके हैं।
तो जो हमारा एशिया है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, क्वेश्चंस बनते हैं। साथ में ये जो मैंने यूरोप और एशिया को मिक्स करके यूरेशिया बनाया है, ये वाला भी हमें देखना है। देखो इंटायर एंशियंट कॉन्टिनेंट लाइज इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर की जितना भी जो एंशियंट कॉन्टिनेंट है वो ऑलमोस्ट जो है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर, देखो दो है, एक तो ये ईस्ट साइड में है और ये नॉर्थ में ऊपर साइड में है, तो ये दो नॉर्थन और ये वाले पजल में नहीं फंसना है, ठीक है। देखो ये हो गया आपके पास में नॉर्थ साउथ, सॉरी नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, क्लियर। तो हमारा एशिया जो है वो इस साइड में है, तो इसलिए हमने कहा नॉर्थन ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जो है वो यहाँ पर एशियन कॉन्टिनेंट जो है इस इसमें है। एशिया और यूरोप को मिला करके हमने दोनों को क्या कहा, यूरेशिया कहा। फिर उसके बाद में सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग की जो कैंसर ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो एशिया से होकर के गुजरती है, ठीक। भी एक सबसे बड़ी बात कि एशिया में भी हमारे इंडिया से होकर के वो गुजरती है, क्लियर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके साथ में और डिटेल में पढ़ेंगे तो हम अपने एमपी के भी कुछ स्टेट्स के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूराल माउंटेन्स। मैंने जो आपको बताया कि यूरोप और एशिया जो है इन दोनों को एक चीज डिवाइड करती है, वो कौन सा, यूराल माउंटेन है। हाँ, आप जो पीछे पिक्स देख रहे हो तो वो उसका इफेक्ट है, वो बार बार चेंज हो रहे हैं। कैस्पियन सिया एंड द ब्लैक सिया, यहाँ पर कैस्पियन सिया और ब्लैक सिया भी आपको मिल जाएंगे जो यूरोप और एशिया को डिवाइड कर रहे हैं। यूरोप और एशिया टुगेदर टर्म एज यूरेशिया, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। Also happens to be the most densely populated continent of the world. Yes, ये area wise और population wise दोनों में ही फर्स्ट है। About 4 million people live in continent which is slightly more than 60% of the total world population। भाई जो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसके 60% से ज्यादा 4 मिलियन पीपल जो है वो एशिया में ही रहते हैं। अब आपकी ड्यूटी है ये देखना कि एशिया में टोटल कितनी कंट्रीज है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि एशिया, आप उसको कंटिन्यू लेंगे, ये कॉन्टिनेंट है, ये वो लैंड पीस है जहां पर, है ना, ठीक है, मतलब इतने पूरे लैंड में से एक लैंड पीस है और हम हर एक लैंड पीसेस को क्या कह रहे हैं, कॉन्टिनेंट कह रहे हैं। और यहाँ पे ये कॉन्टिनेंट जो एशिया, यहाँ आपको बताना है कि इस लैंड पे कितने लोग जो है वो, कितनी कंट्रीज जो है वो है। मेन जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो एक बार मैं फिर से इसके बारे में रिवाइज करा दूं कि जो पूरा एशिया है वो मतलब जो अर्थ है उसके 1/3 पार्ट पे है, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। इंटायर एशियन कॉन्टिनेंट लाइज इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, ईस्टर्न एंड नॉर्थन आप ले सकते हो। देखो ये ईस्टर्न हो गया और ये नॉर्थन हो गया। देन सेकेंड थिंग कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो एशिया से होकर के निकल रही है, इम्पॉर्टेंट चीज है। और जितनी इंपॉर्टेंट चीज है मैं वो आपको बता रही हूँ बार बार, ठीक है। फिर उसके बाद में यूरोप और एशिया जो है वो दोनों किस चीजों से सेपरेट होते हैं, वो कैस्पियन सिया से होते हैं, ब्लैक सिया से होते हैं और यूराल माउंटेन जो है, ये तीन चीजें इनको सेपरेट करती है। अगर आप कहें तो मैं आपको जो कैस्पियन सिया और ये सारी चीजें जो है वो भी बता दूं कि किस तरीके से ये एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं। तो हम ओपन करते हैं एशिया वाला एक मैप, एक सेकेंड थोड़ा टाइम लगेगा मुझे मेरे, ओके एशिया, हम आ गए एशिया पे। देखो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये एशिया है, राइट। ये यहाँ पर थोड़ा सा छिपा हुआ है क्योंकि मुझे आपको बताना था कैस्पियन और कैस्पियन सागर, यूराल और क्या काला सागर, राइट। मतलब मेरे इसमें ये लिखा हुआ है कैस्पियन सिया, ब्लैक सिया, राइट। तो देखो यहाँ पर आपको दिखेगा कैस्पियन सिया, राइट। देखो ये जो कैस्पियन सागर लिखा हुआ है ये कैस्पियन सी हो गया और यहीं पर उसके साइड में यहाँ पर आपको दिखेगा ब्लैक सी, ठीक है, काला सागर, ब्लैक सी, जो कि यूरोप और अफ्रीका को दोनों को अलग करता है। इसी के साथ में आपको यहाँ पर मैं यूराल माउंटेन जो है वो भी दिखाऊंगी, डोंट वरी। मुझे ऐसा लग रहा है पन्ने पलटाने से बेटर, बार बार ऐसे दिखाने से बेटर है कि मैं आपको मैप पे ही मतलब सारी चीजें जो है वो एक्सप्लेन कर दूं, थोड़ा टफ हो जाएगा। अगर आप देख पा रहे होंगे तो देखो ये हो गया हमारा एशिया और ये हो गया हमारा यूरोप। तो यहाँ पर आपको यहाँ, सॉरी थोड़ा टफ जा रहा है, नहीं हो पाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इंपॉर्टेंट सारी चीजें हम लोग कवर कर चुके हैं और आपको अपनी बुक में इन सारी चीजों को जितना मैंने बताया है इनको स्पेशली ध्यान रख करके करना है। चलो अब हम नेक्स्ट में बढ़े आगे। ये इंपॉर्टेंट सारी चीजें हमारी हो चुकी है।
देन हमारे पास आता है अफ्रीका, ठीक है, वही अफ्रीका जिसके बारे में मैंने बताया कि सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जो है वो अफ्रीका है। और अफ्रीका के बारे में आपको बहुत सारी चीजें जो है, भाई सबसे पहले तो ये जान लो कि अफ्रीका जो है वो सेकंड सबसे बड़ा जो है कॉन्टिनेंट वो अफ्रीका है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे कौन था? एशिया था। और देखो यहाँ पर ये अफ्रीका है और इस साइड में ये वाला जो पैटर्न है यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? एशिया, करेक्ट। ऊपर क्या देखने, यूरोप, है ना। हम लोगों ने जिस तरीके से चीजों को समझा था, तो ये जो ऊपर वाला एरिया है यहाँ पर आपको यूरोप मिलेगा, और ये वाला जो एरिया है यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? एशिया, और ये हो गया आपका अफ्रीका। अब हम अफ्रीका को पढ़ने, जैसे ही अफ्रीका को पढ़ते जाए तो हमें बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलेगा। सबसे पहले ना हम क्या करते हैं, अफ्रीका के बारे में देखें तो देखो अफ्रीका जो है वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। फर्स्ट थिंग तो ये हो गई। इसके बाद में दूसरी बात कि हमने देखा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो एशिया से होकर के गुजर रहा था। तो अफ्रीका में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ से 3 लाइंस होकर के गुजरती है, ठीक है। 3 लाइन कौन कौन सी होकर के गुजरती है? देखो पहले जब आपने वो चीजें देखी थी, मतलब हमने जब ग्लोब पढ़ा था तो वहां पर लाइंस के बारे में पढ़ लिया था कि इक्वेटर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। तो अब हमको यहाँ पे देखना है कि वो जो लाइंस हम ग्लोब पे देखा था, जिसको हमने डिवाइड किया हुआ था, वो कहाँ से निकल रही है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो एशिया से थी, ये बात हम पढ़ चुके थे। अफ्रीका के बारे में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ से 3 लाइंस निकलती है, ठीक है। कौन कौन सी? इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और साथ ही साथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये तीनों चीजें जो है वो यहाँ से होकर के निकलती है। एक और चीज इंपॉर्टेंट रह गई है कि नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर में है। नॉर्थर्न है साउथर्न में कैसे? देखो इट लाइज बोथ इन द नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। अगर आप इसको प्रॉपरली अच्छे से देखें कि वर्ल्ड मैप में कहाँ पर है, तो ये दोनों के बीच में ही सिचुएटेड है, ठीक है। तो इसलिए नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर में ये सिचुएटेड है, ठीक है। ये कॉन्टिनेंट हो गया। इसके बाद में ये सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग ये होगी कि यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सारी जो है इस कॉन्टिनेंट से होकर के ये लाइन जो है वो गुजरती है। नेक्स्ट कि अब हम इसकी लोकेशन, हमने ये तो देख लिया, एक लोकेशन देख ली कि एक्चुअल में किस हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है, कौन कौन सी लाइन जा रही है, और आगे पीछे की थोड़ी सी और देख लें। तो आप यहाँ पर ध्यान से देख रहे होंगे कि ये बीच वाला, ठीक है, ये वाला कवर हो गया मेरे इस नोट से, कोई बात नहीं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? एटलांटिक ओशियन, राइट। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पर आपके पास में एटलांटिक ओशियन है, ठीक है। आपने ये क्लियर हो गया कि आपके इस डायरेक्शन में एटलांटिक साइड देखने जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? इंडियन ओशियन, राइट। कॉन्टिनेंट में है, मतलब आप वेस्ट में पढ़ने जाएंगे तो आपको एटलांटिक मिलेगा, और ईस्ट में देखने जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? इंडियन ओशियन, दोनों ही मिलेंगे। तो आपको ये सारी चीजें जो है, मैं आपको इसलिए बार बार समझा रही हूँ कि आपको बाद में चीजें वापस न देखना पड़े, बस आप रिवाइज करने के लिए थोड़ा सा देखेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर सारी चीजों को याद करते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे, ठीक है। रट्टा मारने वाली जो चीज है वही खत्म हो गई। तो किसी भी चीज को पढ़ने के लिए कौन कौन से बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो देख रहे हैं। सबसे पहले हमने देख लिया कि भैया एक अफ्रीका है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एक अफ्रीका है, हम उसके बारे में पढ़ना है। तो हम अफ्रीका को जब उठा के देखते हैं ना, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि अफ्रीका जो एक कॉन्टिनेंट है, हमें पता है। हमें एक चीज और दे दी गई है, हमने एरिया वाइज देख लिया, तो सबसे सेकंड नंबर पे यही बड़ा दिख रहा है। तो हमने दो चीज निकाल ली, ठीक है, एक कॉन्टिनेंट है, दूसरा कि ये सेकंड बड़ी वो है, ठीक है, बड़ा कॉन्टिनेंट है, बड़ा लैंडमास है, ये हो गया। थर्ड चीज जब हम इसकी देखते हैं तो इसकी कंडीशन देखते हैं कि भाई ये किस जगह पे है। तो हमने देखा कि ये नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। ये सारी चीजें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं। जब हम चीजें ऐसे देखने लगेंगे तो हमें रटना नहीं पड़ेगा और चीजें ऑटोमेटिकली हमें पता चलेंगी। तो ये नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर में, एक और चीज पता चल गई। फिर उसके बाद में देखा कि मैम आपने तो ग्लोब पढ़ाया था और ग्लोब में 3 लाइंस दिखी थी, और वो तीनों की तीनों लाइन जो है वो हमको यहाँ से अफ्रीका से होते हुए गुजरती हुई दिख रही है, ठीक है। तो एक और पॉइंट हमको क्या मिल गया कि 3 लाइन जो है वो यहाँ से निकल रही है, क्लियर। तो ये हमको मिल गई। तो हमने क्या कहा कि मैम यहाँ से इक्वेटर भी निकला है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी निकला है, एज वेल एज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी जो है वो यहाँ से पास हो रहा है। एक लाइन ये हो गई। फिर हमारे पास, मतलब हम इसकी कंडीशन सिचुएशन ही देख रहे हैं, इसका फिजिकल मैप ही देख रहे हैं। फिर एक और लाइन हम आगे बढ़े, तो अब हम यहाँ पर देखते जा रहे हैं, तो हमको यहाँ पर वेस्ट में क्या दिखा इसके, मतलब पूरे हम चीजें पढ़ रहे हैं, तो हमने यहाँ पर इसके वेस्ट में हमको दिख गया एटलांटिक ओशियन। तो हमने ये बता दिया कि मैम इसके वेस्ट में एटलांटिक ओशियन भी है,
ठीक है। अटलांटिक ओशियन देखा तो क्या समझ में आया कि यहाँ पर इसके वेस्ट में पानी है, और वो पानी में जो हमने उसको ओशियन नाम दिया था, तो वो ओशियन का नाम अटलांटिक ओशियन है। फिर हम थोड़ा और आगे जाके बढ़ के देखते हैं तो हमको यहाँ पर ना फिर एक और चीज देखने को मिली, और वो हमको क्या पता चला कि भैया इसके जो ईस्ट है वहां पर हमको एक और चीज देखने को मिली, और ईस्ट में हमको इंडियन ओशियन दिखा। ठीक है, इंडियन ओशियन रिगार्डिंग टू हमने एशिया के भी पढ़ा। ठीक है, अभी नहीं पढ़ा तो मैं बता दूं, तो हमने एक और पॉइंट निकाला और कहा कि इसके वेस्ट ईस्ट साइड में हमको इंडियन ओशियन भी मिला। ठीक है, मेडिटेरियन सिया मिला हमको, रेड सिया मिला। फिर इसके नॉर्थ ईस्ट वगैरह में, नॉर्थ वेस्ट में बहुत सारी चीजें हमको दिखती गई, तो हमने वो सारी चीजें जो है उसको साथ में बताया। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट चीजें इसके बारे में बता दूं कि जो सबसे बड़ा क्या कहना चाहिए डिजर्ट है, जो रेगिस्तान बोला जाता है, तो वो सहारा जो है वो यहीं पर है। ठीक है, जो सबसे बड़ी नदी जो है, रिवर है, नील रिवर जो है, वो भी यहीं से होकर के निकलती है। तो इतनी सारी इम्पोर्टेंट चीजें थी रिगार्डिंग टू अफ्रीका, तो आपको ये सारी चीजें जो है वो याद होना चाहिए। और जो अफ्रीका है, इतना सारा हमने यहाँ पर सीज पढ़ लिया, इट मीन कि ये चारों तरफ से जो है वो महाद्वीपों से घिरा ही हुआ है। देखो ये हमने मेडिटेरियन सिया जो है वो ये यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, इतने वाला जो पोर्शन है ना यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, वो आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ पर इतने में कहीं आपको रेड सिया मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है मतलब चारों ओर से ये सागरों से घिरा ही हुआ है। यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ अडान ये दिख गई, यहाँ पर ये, यहाँ पर आपको एक और गल्फ मिल गया। तो इतनी सारी, तो आप ये बोल सकते हो कि जो पूरा जो ये कॉन्टिनेंट है ये सभी तरफ से क्या है, घिरा हुआ है। ठीक है, अफ्रीका इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप। अभी हम यहाँ पर एक बात करें तो यहाँ पर हमने देखा कि अफ्रीका जो है वो मतलब उसके जस्ट ऊपर क्या है, यूरोप है। तो यूरोप और अफ्रीका के बीच में भी तो कोई सेपरेशन होगा, कोई बाउंड्री होंगी। जैसे हमने यूराल माउंटेन को देखा था, ब्लैक सिया को देखा था, किसके किसके सेपरेशन में देखा था, हमने एशिया और यूरोप के सेपरेशन में देखा था। तो अफ्रीका और यूरोप है, इन दोनों को भी तो कोई सेपरेट करना होगा। तो इन दोनों को सेपरेट कौन करता है, द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर और द नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इन द नॉर्थ ईस्ट, जो इसके नॉर्थ ईस्ट है वहां पर क्या मिलेगा आपको, जिब्राल्टर मिलेगा। और जो इसका जो इन दोनों के बीच में तो मेडिटेरियन सिया जो है ये इन दोनों को सेपरेट करता है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी मैंने आपको यहाँ नोट्स में रखे हुए हैं, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में या रियल लाइफ में कहीं ना कहीं काम तो आने ही वाले हैं। चलो, अब हमने अफ्रीका पढ़ लिया है, अफ्रीका के बारे में इतनी डिटेल्स पढ़ ली है। अब हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका के ऊपर, जो कि हमारे पास में थर्ड नंबर पे सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। तो पहला पॉइंट तो नॉर्थ थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, लैंड पार्ट है। क्लियर, तो हमने अब यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका पे गए, थर्ड नंबर पे हमको सबसे पहले मिल गया। तो ये जो है एक क्लियर, तो यहाँ पर नॉर्थ पड़ा था, उसके जस्ट हमें नीचे देखा था कि यहाँ पर साउथ अमेरिका भी था। तो हम क्लियर बोल सकते हैं कि ये साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में कोई ना कोई सेपरेशन है जो एक दूसरे से दूर है। ठीक है, तो एक पनामा है जिसकी वजह से ये दोनों सेपरेटेड है। तो उसको हम थोड़ा आगे पढ़े, हमने नॉर्थ अमेरिका देख लिया, अब हम नॉर्थ अमेरिका के बारे में सारी चीजों को पढ़ते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका जो है थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ये नॉर्थर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, अच्छा कोई भी चीज पढ़ने के लिए जो मैंने आपको कीवर्ड बताए थे, सॉरी मैं वही भूल गई और मैं खुद ही पढ़ रही। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि ये एक कॉन्टिनेंट है, उसका नंबर थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है भाई, ये देख लिया। सेकंड आता है, हम देखते हैं कि उसकी सिचुएशन कहाँ पर है। जब हमने पूरा जो ग्लोब देखा था, ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद है कि यहाँ पर हमने नॉर्थ अमेरिका देखा है इस एरिया में, मतलब ये यहाँ पर है। तो इससे क्लियर हो गया कि कौन कौन सी डायरेक्शन में, ये नॉर्थ, ये ऊपर वाला नॉर्थ है, तो हमें पता है कि ये नॉर्थन है, तो हमने देख लिया कि नॉर्थन हेमिस्फीयर है। उसके साथ में वो ईस्टर्न होगा या वेस्टर्न होगा, तो फिर हमने देखा कि यहाँ पर ये वेस्ट है। ईस्ट में कौन था, ईस्ट में हमारे पास में एशिया था। ठीक है, यहाँ पर एशिया, लेकिन ये जो है ये वेस्टर्न पार्ट हो गया। तो हमने इसकी कंडीशन क्या डाल दी कि ये नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, ये यहाँ से बिलोंग करता है, ये हमने बता दिया। इसके बाद में फिर हमको ये पता है कि ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो है दोनों के बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा है। तो इन दोनों को सेपरेट कौन कराता है, इट इज लिंक टू साउथ अमेरिका बाय द नैरो इस्थुमिस ऑफ पनामा। ठीक है, जो पनामा है, जो जल संधि है, इसे एक यहाँ पर बीच में देखो गल्फ ऑफ यहाँ पर आपको दोनों से क्या होता है, वो दोनों एक दूसरे से
अलग अलग है, जो इसको डिवाइड करता है, इसकी जो बाउंड्री है वो ये बताता है, ठीक है। हम हर किसी की बाउंड्रीज भी तो पढ़ रहे हैं। फिर अब हम इसकी बॉडीज के बारे में देखें तो यहाँ पर हमको आर्कटिक ओशन मिल जाएगा, पैसिफिक ओशन मिल जाएगा, मतलब हर तरफ आपको कोई ना कोई ओशन जो है वो देखने को मिलेगा। इस पिक्चर में आपको क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको मैप में दिखाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। देखिए, हमने क्या बात की थी कि जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो है वो दोनों डिवाइडेड है, राइट। तो अभी हमने ये वाला जो देखा नॉर्थ अमेरिका, एक सेकेंड, ये मेरे पास हो गया, ये तो मैंने साउथ निकाल लिया। हम लोग को बात करनी है नॉर्थ के बारे में, राइट, ठीक है। ये मिल गया हमारे पास में नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, इसके बारे में हो गया। यहाँ पर नीचे से क्या होता है, ये दोनों जो है वो एक हिस्से, देखो ये यहाँ पर इतना नॉर्थ में देखेंगे आप, और इतने में यहाँ से देखेंगे स्टार्टिंग हो रही है साउथ की, ठीक है। ये नॉर्थ हो गया और यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है साउथ। तो यहीं पर आप बीच में देखेंगे, यहाँ पर आपको पनामा दिख जाएगा। ये देखिए, ये छोटा सा पनामा, एक छोटा सा लैंड पार्ट है, ये छोटा सा पानी वाला जो वे है वो, इसकी वजह से ये दोनों जो है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। इन दोनों के बीच के जो कनेक्शन है, जो इंटरमीडिएट है, वो ये इन दोनों के बीच में ये हो गया, इसने इन दोनों को जोड़ के रखा हुआ है। देन सेकेंड हम बात कर क्या करें इसकी जो बॉडीज के बारे में, तो देखो यहाँ पर आपको आर्कटिक ओशन मिल जाएगा इन नॉर्थ। हम बात करें आर्कटिक ओशन इन नॉर्थ, यहाँ पर हमको आर्कटिक ओशन मिल जाएगा। आप नीचे की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर अटलांटिक मिल जाएगा, ठीक है, अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट, ठीक है। ये देखो आपको यहाँ पर ईस्ट में अटलांटिक मिल गया, वेस्ट में आपको पैसिफिक मिल जाएगा, करेक्ट। नॉर्थ में आपको क्या मिल गया, आर्कटिक मिल गया, यहाँ पर आपको अटलांटिक मिल गया, यहाँ पर आपको पैसिफिक ओशन मिल गया। और ये मैं बार बार इसीलिए इतने स्पेशली बता रही हूँ हर चीज को शो करते हुए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है हर चीज को बताना। तो देखो यहाँ पर पैसिफिक ओशन ये वाला आपको मिल गया, यहाँ पर कहाँ पर वेस्ट में मिल गया। ईस्ट में आप बात करेंगे तो यहाँ पर आपको अटलांटिक ओशन, इन चीजों को याद रखना है, इसलिए मैं बार बार समझा रही हूँ इसे, ठीक है। नॉर्थ की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, आर्कटिक ओशियन, ठीक है। ओशियंस को अभी हम सेपरेटेड अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको यहाँ पर याद रखना है कि कौन सी चीज किससे घिरी हुई है। इसलिए मैं बार बार आपको ये वाला जो है ना, ये मैप भी बना बना करके बता रही हूँ कि कहाँ पर कौन सी चीजें किस तरीके से है, ठीक है, सिचुएटेड है। तो देखो एक बार मैं अगेन यहाँ पर बताऊं कि यहाँ पर मैंने नॉर्थ और जो वेस्टर्न है इस हेमिस्फीयर में हमने यहाँ पर क्या बना दिया, यहाँ पर हमने बना दिया नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका बना दिया। तो नॉर्थ अमेरिका के यहाँ पे ऊपर आपको मिल जाएंगे आर्कटिक ओशियन, जो कि यहाँ पर है। फिर इसी के हम वेस्ट में देखेंगे तो आपको यहाँ पर पैसिफिक ओशियन मिल जाएगा, जो यहाँ पे है। और इसी के जब हम इस ईस्ट में देखें, वेस्ट में हमको पैसिफिक मिला, ईस्ट में अटलांटिक मिलेगा, जो कि यहाँ पर ऐसा है। और सिमिलरली आपको भी ड्रॉ करना है ताकि चीजें माइंड में रहे और क्लियर रहे, ठीक है। ओके, देन हमारा साउथ अमेरिका, सॉरी नॉर्थ अमेरिका हो चुका है। अब हम जंप करने वाले हैं साउथ अमेरिका पे। तो ये हो गया हमारे पास में साउथ अमेरिका, ठीक है। ये नॉर्थ अमेरिका हमने इस तरीके से पूरा पढ़ चुके हैं। अब हम साउथ अमेरिका के ऊपर जब जाए तो देखो साउथ अमेरिका, बस सेम कंडीशन रखेंगे हम इसको भी पढ़ने के लिए। तो हमने यहाँ पर जो पूरा एक प्लेटफॉर्म बनाया था, ठीक है, यहाँ पर ना पूरा प्लेटफॉर्म, यहाँ पर हमारे पास में नॉर्थ अमेरिका था, और यहीं पे इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पर एक हमने साउथ अमेरिका हमने देखा, यहाँ पे हमारे पास यूरोप था, क्लियर। यहाँ पे ये हमारे पास एशिया था और इसको हमने यूरेशिया नाम दे दिया, सॉरी ये मेरे से अच्छा ना बने तो। यहाँ पर फिर हमारे पास में था अफ्रीका, क्लियर। हमारा ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। अब हम आ रहे हैं के ऊपर, राइट। आपको एक चीज याद होंगी कि आपस में इस तरीके से आप एक ये कॉमन मैप को, आप सारी स्टेट्स पढ़े, सारे कॉन्टिनेंट पढ़े, सारी चीजों को साथ में रखें, लेकिन एक ये रफ जो है इसको साथ में लेके हर एक कॉन्टिनेंट के साथ में पढ़ेंगे तो चीजें आपस में रिलेट करेंगे और वो समझने में काम आएंगी। देखो इसके रिगार्डिंग हमने क्या चीजें पढ़ी थी कि यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, आर्कटिक पढ़ा था, यहाँ पे अटलांटिक पढ़ा था और यहाँ पे पैसिफिक पढ़ा था। तो देखो ये हो, इसके ऊपर अटलांटिक आ रहा है, ठीक है, इसके जस्ट ऊपर अटलांटिक आ रहा है, इसके यहाँ पर पैसिफिक आ रहा है, मतलब इसके इस साइड में पैसिफिक ओशियन आ रहा है, क्लियर। एक सेकेंड, साउथ अमेरिका ही तो पढ़ रहे भैया वापस, ओके हाँ जी।
तो इसके रिगार्डिंग ऐसा था तो हम उसके रिगार्डिंग पढ़ा था, तो इसके रिगार्डिंग में हमको वही चीजें जो है इस तरीके से पढ़नी पड़ेंगी। तो अब इसके लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या हो गई भाई, तो अब देख ले, एज द नेम सजेस्ट इट लाइज एंटायरली द साउथर्न हेमिस्फीयर। देखो ये साउथर्न पार्ट में था, वो नॉर्थर्न था, ये साउथर्न है, और साउथर्न कौन सा है, ईस्टर्न वेस्टर्न, कमेंट में बताओ जल्दी से। ठीक है, तो ये साउथर्न वेस्ट हो गया। अब इसके बाद में अब हम आगे बढ़े, तो इट इज टू सराउंडेड बाय विच कनेक्ट्स टू नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो पनामा के द्वारा ये जो पनामा थी, इससे ये किससे कनेक्ट है, ये नॉर्थ जो कनेक्ट है। ठीक है, नॉर्थ और साउथ जो है वो आपस में कनेक्ट है। ये एक हो गया, तो हमने इसी से ये चीजें देख ली। पैसिफिक ओशियन जो है इसके वेस्ट में है, ये भी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा। अटलांटिक ओशियन यहाँ पर इसके इस साइड में ईस्ट में है, ईस्ट और वेस्ट हमने निकाल दिया। फिर क्या है, साइड एक्सेप्ट ऑफ द इथोस में विच कनेक्ट इट टू द नॉर्थ, ओके अमेरिका, ये हो गया। पैसिफिक ओशियन जो है वो वेस्ट में, अटलांटिक ओशियन ईस्ट में है, और जो एंड्स माउंटेन है विच इज द लार्जेस्ट विच इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज फ्रांस थ्रो इन द लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। एक सेकेंड, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारी छूट रही है। ओके, तो डाउट यहाँ से क्लियर हुआ था। देखो यहाँ पर जो एंडी जो है, यहाँ पर एंडीज आएंगी जो कि इसके नॉर्थ वेस्ट से, मतलब नॉर्थ टू साउथ जो है सबसे बड़ी वो यहाँ पर है। अमेजन रिवर जो है, जो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट है, वो यहाँ पर सिचुएटेड है। तो नॉर्थ अमेरिका के रिगार्डिंग भी सारी चीजें हो गई कि देखो ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है, सॉरी साउथर्न हेमिस्फीयर में है, ये क्लियर हो गया। ये बहुत सारे, मतलब ये देखो इसका कनेक्ट किससे, साउथर्न हेमिस्फीयर जो है इससे कनेक्टेड है ये। ठीक है, पनामा के द्वारा, इधर इस साइड में यहाँ पर पैसिफिक ओशियन है, इधर अटलांटिक है, फिर उसके बाद में जो एंडीज माउंटेन रेंज है वो यहाँ पर है, और उसके बाद में अमेजन रिवर जो है वो भी यहाँ पर है। तो इतनी चीजें इंपॉर्टेंट थी नॉर्थ अमेरिका के रिगार्डिंग। अब हम जाते हैं यूरोप के ऊपर। यूरोप आपको याद होगा कि हमने जब स्टार्टिंग में एक मैप पढ़ा है, मतलब मैं उसी मैप को बार बार कंटिन्यू करूंगी, ठीक है, क्योंकि वो जो रफ मैप है आप हर जगह लेकर के जाएंगे तो वो आपको हेल्प करेगा चीजों को समझने में। ठीक है, वो आपको बताएगा कि आपके पड़ोसी कौन है, आपके ऊपर कौन रह रहा है, आपके नीचे कौन रह रहा है, आपके दाएं कौन, बाएं कौन, लेफ्ट राइट, सब चीजें बताएगा। तो ये वाला जो रफ मैप है आपको पूरे ही कॉन्टिनेंट में साथ में लेकर के चल रहा है। आपको याद है हमने यहाँ पर एशिया पढ़ा था, ठीक है, ये हमने एशिया पढ़ा, और इसी से कनेक्टेड हमने पढ़ा था यूरोप। अगर आपने एशिया पढ़ा है तो हम वहां से 50% जो है वो यूरोप को तो यहाँ से डन कर लेंगे। हमको क्या पता था कि एशिया का जस्ट पड़ोसी कौन है, यूरोप है, और यूरोप के नीचे कौन है, अफ्रीका है। अब आपने अफ्रीका भी पढ़ लिया तो यूरोप आपके लिए इजी हो जाएगा पढ़ना, क्योंकि आपने एशिया पढ़ा है। तो एशिया के साथ में हमको पता है एशिया और यूरोप मिलकर के बनते हैं यूरेशिया। एशिया और यूरोप को ब्लैक सिया, उसके बाद में कैस्पियन, उसके बाद में यूराल जो माउंटेन रेंज है वो इन दोनों को डिफरेंट करती है। तो सेम आप यूरोप के रिगार्ड हैं। फिर यहाँ पर एक रेंज थी, माउंटेन रेंज, सॉरी एक सिया था, मुझे उसका नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बल्कि मैंने 2 सेकंड पहले पढ़ाया था। ठीक है, ये होता है, कंसंट्रेट नहीं हो, ये प्रैक्टिस नहीं हो तो आप इस तरह से भूल सकते हो। तो अफ्रीका और इन दोनों के बीच में भी यहाँ पर एक सी है जो इसको डिवाइड करता है। यूरोप आप देख रहे हो यहाँ पर इतना लैंड है, और उसके बाद में यहाँ पर पूरा प्लेन है, मतलब ये पूरा खाली है। इट मीन कि इसका जो 1/3 पहाड़, मतलब जो तीनों साइड से है, ये क्या हो रहा है, पूरा पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, इट इज सराउंडेड बाय वाटर। क्लियर, आपको समझ में आ रहा है। फिर हमने यहाँ पर जब यूरोप को पढ़ रहे हैं तो यूरोप देखो यहाँ पर ये चीजें जो है अलग अलग मतलब उसको डिवाइड कर रही है। ये तो चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। ओके, अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ ले। तो यूरोप इज लैंडमास conventionally considered a continent in its own right because it's a great physical size, the weight of its history and traditions. Europe is also the subcontinent of Eurasia. ठीक है, यूरेशिया क्या, यूरोप और एशिया इन दोनों का जो मिक्स पार्ट था, तो ये यूरेशिया हो गया। और ये नॉर्थन हेमिस्फीयर में है। सबसे बड़ी बात तो जो हमारा सबसे पहला काम होता है, एंड मोस्टली इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि भाई एशिया के साथ में ही है, तो एशिया भी ईस्ट में है और नॉर्थ में है, तो यूरोप भी सेम ही काम करने वाला है।
अब हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो एक सेकेंड यहाँ पर यूरोप में जाए तो यहाँ पर आर्कटिक जो है वो यहाँ से लाइन जो है, ये वाली लाइन जो है वो गुजरती है। ये हम मिस कर गए थे यहाँ पर पढ़ने के लिए, क्योंकि हम ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आ जाए तो ऑस्ट्रेलिया को जब आपने मैप में देखा होगा तो हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो एकदम अलग थलग पड़ा हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जो है वो अलग थलग पड़ा हुआ है। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई कि ये साउथर्न हेमिस्फीयर में है, मतलब टोटली साउथर्न हेमिस्फीयर में है। फिर हमने देखा था कि इसके कनेक्शन जो है वो किसी भी कॉन्टिनेंट से डायरेक्टली है ही नहीं। इट मीन कि ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। दूसरी बात कि इसका साइज देखा था तो भाई ये और छोटा लग रहा था। तो तीसरी बात ये क्लियर हो गई कि भाई ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट जो है, सातों कॉन्टिनेंट में सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। और उसके बाद में ये पूरी तरीके से कहाँ पर है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है, सॉरी साउथर्न हेमिस्फीयर में है। तीसरी बात इसकी क्या देख ली थी हमने कि ये पूरी तरीके से किससे, पानी से घिरा हुआ है, मतलब ओशियंस, सी, इन सारी चीजों से ही ये घिरा हुआ होगा, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया आप देख पा रहे हो। देखो यहाँ पर आपको इंडियन ओशियन मिल गया, ठीक है, जो कि हमने किस में पढ़ा हुआ था, एशिया के रिगार्डिंग भी पढ़ा हुआ था। यहाँ पर भी इंडियन ओशियन चल रहा है, ठीक है। इधर ये कोराल सिया मिल गया आपको, यहाँ पर अराफरा सिया मिल गया। तो मतलब चारों तरफ से ये इसी से घिरा हुआ है, मतलब चारों टाइप से इसके साइड में पानी पानी है, ठीक है। इसका कनेक्शन ही नहीं है किसी से। ऑस्ट्रेलिया ऑफिशियली द कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया is a sovereign country comprising the mainland of the Australian continent। देखो एक छोटा सा है अलग से, मतलब आइसलैंड भी बोल सकते हैं, द आइसलैंड ऑफ तस्मानिया, द न्यूमरस स्मॉलर आइसलैंड, सबसे छोटा आइसलैंड, इसको आइसलैंड भी बोल सकते हैं क्योंकि अलग से अलग पड़ा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है। और जब चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है तो इसको हम आइसलैंड बोलते हैं, ठीक है। इसका जो एरिया सबसे छोटा है, ठीक है, मतलब जितना भी सब में देखा था अभी तक के हम लोगों ने, 7,61,000, मतलब पूरा जो है 7,61,00,000, सबसे छोटा जो एरिया है तो वो किसका है, ऑस्ट्रेलिया का है। तो लेकिन एक सेकेंड, ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया इन ओशिनिया एंड वो 6th लार्जेस्ट कंट्री, ठीक है। तो 6th लार्जेस्ट कंट्री में आता है। लेकिन अगर हम इसके इसमें बात करें कि क्या कहना चाहिए, सॉरी मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, कि ये सबसे छोटा जो है कॉन्टिनेंट कहलाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में अंटार्कटिका, ठीक है। अंटार्कटिका जो कि हमें ढूंढने में मिल नहीं रहा था, हमने उसको मिस कर दिया था। तो जो आपका जो बॉल वाला है ना, मतलब पूरा की पूरा क्या कहना चाहिए, जो ग्लोब है बॉल, तो उसके जो नीचे जब आप साउथर्न साइड में देखते हो तो साउथर्न में इस तरीके से बना हुआ है। अगर हम मैप में देखा तो हमने सिर्फ इतना ऊपर ऊपर का पॉइंट जो है वो हमको इतना देखने को मिला था। किसके बारे में, अंटार्कटिका के बारे में, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा मतलब कॉन्टिनेंट तो है ही है, नो डाउट साउथर्न इसमें है। अभी हम लोगों ने जस्ट एक चीज देखी कि भाई ये साउथर्न में सिचुएटेड है, ठीक है, मतलब लास्ट में भी हम लोगों ने तो देखा था। लेकिन इसके बाद में क्या है कि ये जो नॉर्थ पोल है, सॉरी साउथ पोल जो है, देखो यहाँ पर अभी आपने देखा कि ये जो साउथ पोल है, ठीक है, ये साउथ पोल है, यहीं पर देखा था तो ये साउथ पोल में, साउथर्न हेमिस्फीयर में तो है ही है, लेकिन इसके साथ में क्या है, ये साउथर्न पोल में भी है, ठीक है। अब ये साउथ पोल में है तो यहाँ पर हमेशा क्या है, व्हाइट क्यों दिखाई देता है साउथ में, मतलब हमने देखा था कि वहां पर बहुत ज्यादा ठंड है, बर्फ है, तो यहाँ पर हमेशा मोटी परत होती है, और यहाँ पर इंसान रहते ही नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पर रहने के लिए कुछ है ही नहीं, मतलब यहाँ पर सिर्फ ये है कि कई कंट्रीज जो है वहाँ पे एक्सपेरिमेंटल काम जो है, यही सारी चीजें यहाँ पे चलते हैं। तो इंडिया के भी बहुत सारे जो रिसर्च सेंटर जो है वो यहाँ पर है, और इंडिया के जो रिसर्च सेंटर है उनका नाम क्या है, मैत्री और गंगोत्री, ठीक है, आई थिंक गंगोत्री ही होना चाहिए। अंटार्कटिका द साउथर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट द साइड ऑफ द साउथ पोल, ठीक है। मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि साउथर्न हेमिस्फीयर में तो है ही है, लेकिन ये साउथ पोल में भी है, ठीक है। आइस कवर्ड लैंड मास, ये पूरी तरीके से आइस कवर्ड है। मोर क्रूशियस ऑफ द कॉन्टिनेंट विजिट द अंटार्कटिका पेनिसुला which stretches toward South America. It's known for the Lemaire Channel and the Paradise Harbor Tiding, मतलब जितनी भी रिसर्च स्टेशंस है,
सेंटर्स है वो सारे यहीं पर होते हैं। यहाँ पर बर्फ ही बर्फ है, तो यहाँ पर इंसानों के रहने के लिए ये उपयुक्त स्थान तो है ही नहीं। अब मैं आपके लिए एक होमवर्क दे रही हूँ। जितना भी मैंने आपको 7 कॉन्टिनेंट पढ़ाए हैं ये उसके बारे में है कि हमने जो उसका स्क्वायर मतलब जो किलोमीटर्स देखा था, जो एरिया है, हमने किस हिसाब से उसको डिवाइड किया था। एशिया का सबसे ज्यादा है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने अफ्रीका देखा, फिर नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, फिर यूरोप, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सारी चीजें जो है मतलब हमने पढ़ी थी। तो ये सब उनके बारे में डिटेल्स है कि कहाँ पर क्या क्या चीजें। देखो अंटार्कटिका यहाँ पर मेंशन नहीं है क्योंकि वहां पर कोई रहता ही नहीं है, वहां पे सिर्फ रिसर्चेस की जाती है। दैट्स वाई वहाँ इसमें जो पॉपुलेशन मतलब पूरा वो वाला जो कॉलम है उसको स्किप भी कर दिया है, तो वहां पर कोई पॉपुलेशन नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो ये वाला जो पूरा एरिया है आपको ये स्पेशली पढ़ना है, याद करना है। मैं अब आपको उसको अगेन नहीं समझाऊंगी। तो इम्पोर्टेंट जो फैक्टर्स है वो है। अब हम आते हैं हमारा जो सेकंड जो मतलब मेन क्या कहना चाहिए ऑब्जेक्ट था बोल सकते हैं ना, मतलब 3 हम मेन टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे। तो हमने लिथोस्फीयर जो है वो तो पूरा पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रो का मतलब होता है इन ग्रीक, ठीक है, कि हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, ठीक है, वाटर। अब मैंने ये भी बताया था मैपिंग में जब हम पढ़ रहे थे, तो जितना भी वाटर वाला एरिया होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, मतलब वहां पे पूरा पानी ही पानी है। मतलब ये जो जितना वाटर वाला एरिया देख रहे हो ना आप, इतना सुंदर, मतलब दिख तो बहुत ही सुंदर रहा है ये इमेज। तो ये वाला जो है ना यहाँ पे पूरा पानी ही पानी है, ठीक है। ये हाइड्रोस्फीयर है, मतलब वो लैंड जहाँ पानी ही पानी है, मतलब लैंड नहीं पूरा पानी ही है, ठीक है। और यहाँ पे एक कॉन्टिनेंट है जहां पर मतलब लोग रह सकते हैं। तो ये हमने 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। यहाँ पर हमने एशिया पढ़ा, यहाँ पे यूरोप पढ़ा, यहाँ पे अफ्रीका पढ़ा, ये हमारा साउथ अमेरिका हो गया था, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, तो ये ऑस्ट्रेलिया का इस साइड जो है वो इस साइड आ गया, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया हो गया 6 नंबर, और ये वाला हमारे पास अंटार्कटिका 7 नंबर पे हो गया। जो रिमेनिंग पार्ट है मतलब जहां पर पानी है तो इसको हम हाइड्रोस्फीयर बोल सकते हैं, और ये डिवाइडेड है सीज में, ओशियंस में। तो अब हमें इसके बारे में पढ़ना है। द डोमेन ऑफ द वाटर दैट कवर ऑलमोस्ट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर। एक और चीज इंपॉर्टेंट थी कि हमने ये भी पढ़ा था कि 71% जो है पूरा अर्थ जो है उसके 71% में वाटर है, और इसी वाटर वाले एरिया को हमने हाइड्रोस्फीयर कहा था। अब ये जो हाइड्रोस्फीयर है तो ये हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। अभी हमने जैसे कि अफ्रीका में पढ़ा था कि अफ्रीका जो है वो इतने साइड से जो है, ऑस्ट्रेलिया जो है वो चारों साइड से ही पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। वहां पर हमने देखा कि कहीं सी है, मतलब एक हमने एक ही नाम नहीं दिया। हमने जब अफ्रीका का मैप पढ़ा था तो वहां पर हमने कहीं पे सी देखा था, कहीं पे हमने ओशियन पढ़ा था, कहीं पे हमने गल्फ देखा था। इट मीन कि इनको छोटे छोटे चीजों में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो पूरा जो हाइड्रोस्फीयर है जो 71% है, तो उसको हमने डिवाइड किया है ओशियंस में, सिया में, ठीक है। मैं इसको सी ही पढ़ती हूँ, रिवर्स में, लेक, आइस शीट्स मतलब जहाँ पे आइस जो है वो जम गई हो वो वाला, अंटार्कटिका बोल सकते हो आप, ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर वेपर, will ocean and sea have salt water, lakes and rivers have fresh water? क्योंकि जितने भी समुद्र और मतलब महासागर होते हैं वहां पे सॉल्ट वाटर होता है, वहां पे NaCl की मात्रा पाई जाती है, ये सभी को पता है, वो खारा पानी होता है। तो चलो अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। अब ओशियंस जो है हमारे पास में, हमने कॉन्टिनेंट देखे थे, तो हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट थे, ठीक है, जिसको हमने डिटेल के साथ में पढ़ा, इनकी इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी है। एशिया तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे एकदम डिटेल में, शायद हमें आगे चल के चैप्टर्स भी मिले एक एक पर्टिकुलर, ठीक है। तो हमने जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े उसमें और ज्यादा डिटेल्स में हम इन चीजों को पढ़ेंगे। तो अब हम बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर के इसमें, तो वो जो पानी है तो उसको हमने ओशियंस में रखें। तो वर्ल्ड के 5 इंपॉर्टेंट ओशियंस है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है हमें पढ़ना है। पैसिफिक, ठीक है। अब ये आपको देख के याद आ रहे होंगे कि जब हमने कॉन्टिनेंट पढ़े थे तो हमने देखा था कि इसके ईस्ट में ये ओशियन है, उसके वेस्ट में वो है, उसके नॉर्थ में वो है, इसके साउथ में ये है। तो ये चीजों को अब हम डबल रिवाइज हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसमें हमने कॉन्टिनेंट के साथ में देखा था ओशियन कहाँ है, अब हम ओशियन के आजू बाजू देखेंगे कि कौन सा कॉन्टिनेंट है। तो अगेन वही रफ डायग्राम था, वो जो मैप था, मैं फिर से वही बोलूंगी कि अब हमको फिर से वही बना करके चलना है, देखना है कहाँ पे कौन सा ओशन मिल रहा है, कॉन्टिनेंट है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास में नॉर्थ अमेरिका, ये हमारा साउथ, ये हमारा अफ्रीका, ये यूरोप, ये एशिया और ये ऑस्ट्रेलिया। अब हम इसके आजू बाजू देखते हैं कि कौन सी चीजें कहाँ पे सिचुएटेड है।
तो सॉरी बैक टू मतलब इंपॉर्टेंट ओशन कौन सा है, पैसिफिक ओशन हमें पढ़ना है, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक और अंटार्कटिक। ये 5 ओशन इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़ना है। 7 कॉन्टिनेंट है हमारे पास में और 5 ओशियंस है, महाद्वीप और महासागर। क्लियर। तो हम ये 5 ओशियंस को पढ़ने जा रहे हैं और शुरुआत करेंगे हम पैसिफिक ओशियन से। मैं आपको वापस से अपना जो मैप है वही ओपन करके दिखाती हूँ क्योंकि वहां से ज्यादा क्लियरली हम पढ़ पाएंगे। क्लियर। हाँ जी, तो हम पढ़ रहे थे पैसिफिक ओशियन। ठीक है, अब पैसिफिक ओशियन को मैं आपको पहले यहाँ पर बता दूं। अच्छा चलो पहले हम इसमें देख लेते हैं कि पैसिफिक ओशियन जो है वो कहाँ पर और किस तरीके से सिचुएटेड है। तो सबसे पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है कि पैसिफिक ओशियन जिस तरीके से एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट था, तो ओशियंस में सबसे बड़ा जो है वो पैसिफिक ओशियन, राइट। अब हम पैसिफिक ओशियन को पढ़ने जाएंगे तो देखो यहाँ पर ये पूरा मेरे पास में वर्ल्ड का मैप है, राइट। अब इस पूरे वर्ल्ड मैप में आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि भैया पैसिफिक ओशियन जो है वो कहाँ पर है। आप जब यहाँ पे ये इमेज देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आपके साथ में बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही है। आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर क्या मिल दिख रहा है, साउथ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका है, इट मीन कि इसके जस्ट ऊपर क्या है, नॉर्थ अमेरिका है। क्लियर। तो ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, और हम हर चीज को सीखने के लिए देखते हैं कि उसकी कंडीशन कहाँ पे कैसी है। ठीक है, ये देखो ये इक्वेटर यहाँ से जा रहा है और इक्वेटर हमने देखा था कि वो अफ्रीका के बीच में से होकर के जाता है, राइट। तो इक्वेटर इधर आगे बढ़ जाएगा। तो हमें ये पता है कि पैसिफिक ओशियन के बीच में से इक्वेटर होकर के निकलता है। एक पॉइंट हमारे पास में ये हो गया। सेकंड पॉइंट ये हो गया कि इसकी ईस्ट साइड में हमारे पास में कौन सी 2 चीजें मिल गई हमको, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों चीजें देखने को मिल गई। तो ये हमारे पास में 2 पॉइंट्स हो गए। फिर इधर आप इस साइड में देखें इस इमेज को बहुत अच्छे से ध्यान से, तो यहाँ पर आपको चाइना दिख रहा है। इट मीन चाइना कहाँ पर है, एशिया में है। तो इसके इस साइड में क्या है, चाइना है, और इसके नीचे इस साइड में क्या हो गया, मतलब ये हमारे पास में ईस्ट देख लेता। अब हम इसके वेस्ट में देखें तो यहाँ पर हमको कौन सी चीजें दिख रही है। आप कहेंगे कि मैम ये तो आप इसके वेस्ट में देख रहे हो, आपको ये चीजें दिख रही है, लेकिन हमने तो देखा था कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में एशिया और चाइना, तो भाई ये रोटेट हो रही है चीजें। ठीक है, देखो इस टाइप से हमारा जो ग्लोब है वो रोटेट होता है। तो इस तरीके से एक बॉल फॉर्म में है, तो इसलिए चीजें जो है वो आगे पीछे हो रही है। भले ये हमारा देखो ये पूरे ही इसमें ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, लेकिन इसके रिगार्डिंग ये वेस्ट में आ रहा है। तो ये डाउट आपको क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो पूरा हेमिस्फीयर मतलब पूरा है वो ऐसा राउंडेड शेप में है, तो वो अलग अलग हेमिस्फीयर जाएंगे एक दूसरे के रिगार्डिंग। तो पैसिफिक ओशियन के रिगार्डिंग हमने ये सारी चीजें देख ली कि इसके इस साइड में ये चीजें आती है, इसके इस साइड में ये चीजें आती है। मैं आपको फिर से एक बार लोकेशन के अकॉर्डिंग बता दूं। देखो यहाँ पर आ रहा है हमारा प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशियन, मैं इसको बोल दूं। यहाँ पर जैसे ही मैंने देखा तो यहाँ पर क्या देखने को मिला मुझे, देखो यहाँ पर मेरे पास में क्या हो गया, नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ पर साउथ अमेरिका, ये 2 चीजें देखने को मिल रही है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका, ये पैसिफिक ओशियन। लेकिन हमको पता है ये राउंडेड चीजें होती है, तो इसी के एक साइड का राउंड इस साइड खुल रहा है। मैंने इसके ईस्ट वाला देख लिया, अब इसके वेस्टर्न में देखूं मैं यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर भी पैसिफिक ओशियन देखने को मिला मुझे। ठीक है, अब पैसिफिक ओशियन, तो इसके वेस्ट में मुझे क्या चीजें देखने को मिल रही है, एशिया, और क्या दिखने को देख रहा है, ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो 2 चीज हमको देखने को मिल रही है, तो ये इस तरीके से था ना। ठीक है, अब जो डाउट्स है, अगर मैं इसको एशिया को मैं ईस्ट में ही रखूँ तो ईस्ट में मतलब एशिया के ईस्ट में रखे तो मैं उसको क्या कहूंगी कि इसके वेस्ट में क्या जा रहा है, यहाँ पर ये चीज है, मतलब ईस्ट में ये चीजें आ रही है। यहाँ पर देखूँ तो इसके वेस्ट ईस्ट में मुझे ये चीजें दिखाई दे रही है। इन शॉर्ट कि हमें मैप को देख करके चीजों को समझना पड़ेगा, राइट। तो हमें एक चीज यहाँ पर क्लियर कर ली कि कौन सी चीज कहाँ पर आती है और कैसे आती है। तो ये डाउट हमारा क्लियर हो गया। हमने देख लिया पैसिफिक ओशियन की लोकेशन। देखो यहाँ पर भी आप पैसिफिक ओशियन की लोकेशन देखकर, तो ये जो पूरा पॉइंट है, मतलब ये वाला जो मैंने जो पूरा राउंड किया है, तो ये तो देखो यहाँ पर एक चीज समझ में आ रही है कि भाई पैसिफिक ओशियन जो है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है, पैसिफिक। अब यहाँ पर देखो जो व्हाइट जितना लैंड है ये हमारा कॉन्टिनेंट हो गया, और जितना ब्लू वाला पार्ट है वो हमारा वाटर है। ठीक है, क्योंकि हमने ब्लू लैंड ही कहा था, हमारे जो पृथ्वी है जो अर्थ है उसको ब्लू प्लेनेट ही कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 71% वाटर है। अब हम स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर पढ़ रहे तो हमने इसको डार्क ब्लू कर दिया, तो ये देखो एक राउंड सर्कल में आया है। ठीक है, यहाँ से हमने लोकेशन डिवाइड कर ली कि भैया यहाँ पर इसकी ईस्ट नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पर एशिया है। तो ये इसकी हमने लोकेशन जो है वो चेक कर ली। इस बीच में यहाँ पे ढेर सारे छोटे छोटे सीज होंगे, ओशियंस है, मतलब ये तो ओशियन है तो इसके बीच में छोटे छोटे और समुद्र होंगे। हम महासागर की बात कर रहे हैं। क्लियर।
जो मेन था वो हो गया। अब जो इसमें सबसे बड़ी जो गहरी एक गर्त होती है, ठीक है, जिसको डीपेस्ट बोलते हैं, डीपेस्ट ट्रेंच, इट्स मेरियाना ट्रेंच, वो इसी इसमें है, ठीक है। दिस इज द लार्जेस्ट ओशन विच एक्सटेंड ओवर 1/3 ऑफ द ग्लोब। ये पॉइंट मेरा रह गया था कि जो पूरा ग्लोब है, पूरा अर्थ है, इसका 1/3 पार्ट जो है वो कौन कवर कर रहा है, पूरा यही देखो यहाँ पर दिख रहा है, पूरा 1/3 पार्ट जो है वो कौन कवर कर रहा है, मतलब वाटर वाले पार्ट का वो जो पैसिफिक ओशियन है उस इसे वही कवर कर ले रहा है, जिस तरीके से एशिया ने 1/3 पार्ट ऑफ लैंड का कवर कर लिया था। सिमिलरली जो ओशियन है पैसिफिक ओशियन, वो भी ऐसे ही कर रहा है। अब आप इसको सर्कुलर शेप में है, इसके साथ में आप इसकी कंडीशंस बता देंगे कि द पैसिफिक ओशियन इन सर्कुलर इन शेप इज सर्कुलर इन शेप विथ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका लेइंग ऑन द साइड, ठीक है, एंड other side Asia and Australia laying on the other side, right? In the north it is linked the Arctic Ocean, in the south it merged with the Atlantic Ocean and Indian Ocean। तो ये वाली चीज जो है मैं इसको वापस इसको अपने मतलब मैप में ही दिखाना चाहूंगी कि देखो इंडियन ओशियन, ठीक है, इंडियन ओशन भी इसके साथ में मर्ज है, अटलांटिक ओशन भी इसके साथ में मर्ज है और आर्कटिक ओशन भी मर्ज है। जब आप इसको, मैं इसको अभी नहीं बता रही ये वाले को, जैसे ही हम एक एक चीजें पढ़ेंगे तो एक साथ में इसको मर्ज करके बता दूंगी। क्लियर? अब हम इसके बाद में नेक्स्ट वाला पढ़े। एक सेकेंड भाई, थोड़ी दिक्कत हो रही है। अब हम पढ़ते हैं अटलांटिक ओशियन। देखो यहाँ पर हमने पूरा की पूरा जो है ग्लोब इस तरीके से रख लिया। अब सेकंड नंबर पे हमने क्या देखा है, अटलांटिक ओशियन। अब ये वाला देखो, पहले मैं पूरी कंडीशन जो है वो क्रिएट कर देख ले कि कहाँ पर कौन कौन सी चीजें हैं। देखो अभी हमारे पास में पूरा की पूरा जो ग्लोब है, इस बीच में हम यहाँ देख रहे हैं कि कहाँ पर कौन कौन सी चीजें सिचुएटेड है। अब आप अटलांटिक को देखने जाएंगे तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये आपका क्या हो गया, नॉर्थ अमेरिका दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर आपको साउथ अमेरिका दिख रहा है, ये हो गया आपका क्या, अमेरिका, ठीक है, ये हो सॉरी अफ्रीका हो गया, और ये हो गया आपका यूरोप। मतलब इसकी कंडीशन आपने देखा पर किस किस तरीके से आप अटलांटिक के ऊपर बात कर रहे हो। तो यहाँ पर ये एक अटलांटिक, तो अटलांटिक को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जैसे नॉर्थ और साउथ अमेरिका को डिवाइड किया है, तो यहाँ पर हमारे पास में नॉर्थ अटलांटिक ओशियन हो गया और नीचे आ जाता है हमारे पास में साउथ अटलांटिक ओशियन। क्लियर? तो दो दो ओशियन हो गए, एक तो नॉर्थ और एक तो साउथ हो गया। और इसके चारों ओर किस तरीके से कंडीशन है कि इसके ईस्ट में हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास में क्या है, यूरोप और अफ्रीका है, और इसके जो वेस्ट साइड है यहाँ पर हमारे पास में साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका जो है वो सिचुएटेड है अटलांटिक ओशन। तो हमने ये चीज भी देख ली। अब अटलांटिक ओशन के बारे में कुछ मेन फैक्ट देखे तो देखो यहाँ पर आपने अभी एक चीज देखी होंगी कि ये एक एस शेप में बना हुआ है, देखो इस टाइप का बना हुआ है एस शेप। तो हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि अटलांटिक ओशन जो है वो एस शेप में बना हुआ है, ये हो गया। अब इट इज सराउंडेड बाय टू अमेरिकन सिटी जो है, मतलब दोनों केस में हमने बताया था कि इसमें अमेरिकन जो है साउथ अमेरिका और अमेरिका, ठीक है, दोनों नॉर्थ दोनों से है। इज अ वेरी लॉन्ग एंड इरेगुलर प्रोविडिनो द लेंथ ऑफ द, ओके, मतलब इसकी जो लेंथ है वो 1,11,886 किलोमीटर के इसमें है। कोस्ट लाइन ऑफ द अटलानी ओशन इज वेरी लॉन्ग इन इरेगुलर। एक सेकेंड यार, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ तो गड़बड़ हुई है। हाँ जी, देखो तो इसकी जो मतलब ये इसकी जो पूरी लेंथ है वो कितनी है, 1,11,886 किलोमीटर, राइट। अब इसके बाद में ओशन इज अ वेरी लॉन्ग एंड इरेगुलर प्रोवाइडिंग आइडल। जो इसकी जो लेंथ है, जो पूरी लाइन है, तो वो बहुत ही ज्यादा इरेगुलर है, वो सही तरीके से नहीं है, ठीक है, मतलब लॉन्ग है और इरेगुलर है, मतलब इस तरीके से जो छिछले छिछले भाग आते हैं ना, इस तरीके से। तो ये वाली जो है ये कंडीशन, ये जो लोकेशन है, ये प्रोवाइड कराती है आपको नेचुरल पोर्ट्स एंड हब्स के लिए, ठीक है, जो कि बिजिएस्ट ओशियन है। मतलब ये वाला जो ओशियन है, मतलब हम बात करें अटलांटिक के लिए, तो ये यहाँ पर मतलब सबसे ज्यादा जो बिजनेस वाला रहता है ना, कि बहुत सारे पोर्ट्स वगैरह है, वहां से लैंडिंग वगैरह होती रहती है, तो ये सारी चीजों के लिए एकदम बेस्ट कंडीशन प्रोवाइड कराता है।
तो ये इसलिए कहा जाता है अटलांटिक ओशन जो है वो सबसे ज्यादा बिजिएस्ट है। अब आता है भाई द इंडियन ओशियन। अब इंडियन ओशियन देख करके सबसे पहले एक बात क्लियर कि फर्स्ट ऐसा ओशियन है जिसका नाम किसी कंट्री के ऊपर रखा गया है, और वेरी लकीली कि ये कंट्री हमारी है कि इंडिया के नाम पर इसका नाम इंडियन ओशियन रखा गया है। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे जस्ट इंडिया है यहाँ पर, इट मीन कि ये एशिया जो है इसके इस साइड मतलब नॉर्थ साइड में एशिया हो गया। ठीक है, मतलब जो इंडियन ओशियन है उसके नॉर्थ में क्या कंडीशन होगी, देखा हमने यहाँ पर एशिया है। इस साइड जब अगर आप देखने जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे रहा है, तो आप इसको मतलब लोकेट कर सकते हैं, इसकी लोकेशंस डाल सकते हैं। अगर आप इसके इस साइड देखने जाए, इसके वेस्ट साइड में देखने जाएंगे तो आप इसको लोकेट करेंगे कि यहाँ पर अफ्रीका आता है। ठीक है, क्लियर हो गया। आप नॉर्थ में बात करें तो नॉर्थ में आपको एशिया मिलेगा, इधर ईस्ट में बात करें तो आपको ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, और जब आप की बात करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, अफ्रीका मिलेगा। तो आपने इसकी लोकेशन जो है इस तरीके से डाल दी। अब ये तो हो गया आपके पास में क्या है, इंडियन ओशियन। ठीक है, ये मतलब इंडिया के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इसके साथ में एक चीज देखेंगे आप यहाँ पर कि ये एक आपको ट्राइंगल शेप में देखने को मिलेगा, या आपको एक त्रिभुजाकार शेप में देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, मैं आपको ये वाला जो ट्राइंगल शेप है ना वो मैं आपको अपने इसमें दिखाती हूँ, मैप में बुक वाला जो मैप है उसमें देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन सिमिलरली बुक वाले मैप में भी इसी तरीके का दिखा रहा है, तो ये एक ट्राइंगल शेप जो है वो इस तरीके से जाता है। तो इंडियन ओशन के बारे में इतनी ज्यादा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी ये हाँ, लेकिन हाँ ये थर्ड लार्जेस्ट ओशियन है। द इंडियन ओशन इज द थर्ड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड एंड द ओनली ओशियन टू बी नेम द इंडियन ओशन। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट ओशियन आफ्टर अ कंट्री। दिस ओशियन इज ट्राइंगुलर शेप। ठीक है, इंडिया इज लोकेटेड एट, ठीक है, इंडिया के नाम पे क्यों रखा, क्योंकि देखो यहाँ पर हमने जब इसकी लोकेशन देखी तो कितने ज्यादा क्लियरली ये यहाँ पर इंडिया जो है वो इसी के इसमें है ना। भाई आजा आजा, आ गया। देखो यहाँ पर ये इंडिया जो है वो डायरेक्टली इसके अंदर मर्ज हो रहा है, मतलब इसके अंदर आ रहा है। कहाँ गया, हाँ देखो इंडिया यहाँ से डायरेक्टली इसके अंदर दिखाई दे रहा है ना, तो बेस्ट रीजन है ये तो रखने के लिए भाई। ठीक है, India is located at the head of the ocean with Africa lying to the west and Australia to the west, जो कि मैं आपको बता चुकी east. The ocean has coastline 66,526 kilometer with a depth of 7,258 meter. The Java Trench is the deepest point of the ocean. ये important line बनती है, और even जो भी notes डले हुए हैं ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपका जितना काम बनना है वो मोर देन सफिशिएंट है। नेक्स्ट हम आते हैं आर्कटिक ओशन के ऊपर। तो हमने जो सारी चीजें पढ़ ली, अब हम इसके बारे में मतलब ऑलमोस्ट सारी चीजें पढ़ी हुई है। अब हम आर्कटिक ओशन में पढ़े तो देखो आपको यहाँ पर ये चीज देख करके एक चीज समझ में आ रही है कि ये एक पोल स्थित है। ठीक है, पोल है यहाँ पर, तो ये कौन सा पोल है, ये हमारा साउथ पोल हुआ। तो क्या क्लियर हो गया, ये जो आर्कटिक ओशन है वो साउथ पोल के ऊपर है। ठीक है, अभी हमने मतलब कंट्रीज देखी थी, मतलब कॉन्टिनेंट्स देखे थे। अब हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं आर्कटिक ओशन के बारे में। तो आर्कटिक ओशन एक बात तो क्लियर होगी कि ये इसके नॉर्थ पोल के ऊपर है। अब नॉर्थ पोल से ये चारों ओर फैला भी हुआ है, देखो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। मतलब चीजें हम वही पढ़ेंगे जो हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, जो चीज हम देख रहे हैं हम उसी को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये जो बॉल का जो ऊपरी वाला साइड होता है ना, जो मैंने आपको पोल्स बताए थे, अब वो बॉल मैं रिटर्न कर चुकी हूँ तो मेरे पास है नहीं, तो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ठीक है, अब यहाँ से जब आप इसको नॉर्थ पोल में पढ़ रहे हैं तो देखना यहाँ से क्या होगा, मैं कैसे बताऊं आपको। ठीक है, ये वाला एरिया इधर दिख रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ओशियन से कनेक्ट, हर किसी से कनेक्ट है, नो डाउट। देखो ये क्योंकि चारों ओर फैला हुआ है, तो अगर हम प्रशांत इसकी बात करें, प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशन की, तो ये बेरिंग जो सिया है इसके थ्रू ये इससे कनेक्टेड है। तो आर्कटिक ओशन के बारे में जितना मुझे लगा इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो वो यही है। आर्कटिक ओशन इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द ओशियंस। आर्कटिक सबसे बड़ा वाला कौन सा था, पैसिफिक, और सबसे छोटा कौन है, आर्कटिक। ठीक है, आर्कटिक ओशन जो है वो कहाँ पर है, सराउंडेड द नॉर्थ पोल, ये एक सर्कल में है, सर्कल शेप में है हमने देखा। ठीक है, तो हमने जो अटलांटिक देखा था वो एस शेप में था। इंडियन ओशन जो है वो हमारे पास ट्रायंगुलर शेप में था। पैसिफिक जो है वो सर्कल में देखा था हमने, सॉरी हाफ सर्कल में देखा था, और ये वाला जो है वो सर्कल में। ओशन लाइन टू द नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ
नॉर्थ अमेरिका, अब हमने यहाँ देखा कि नॉर्थ वाले इसमें क्या करते हैं, ये नॉर्थ अमेरिका से जुड़ा है, यूरोप से है, सराउंडेड द नॉर्थ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल में है तो नॉर्थ पोल से रिलेटेड हर किसी से होगा, तो नॉर्थ, यहीं पे भाई नॉर्थ अमेरिका भी तो था, यहीं पर यूरोप भी तो था, तो वो इससे सराउंडेड तो होगा ही होगा। सिमिलरली अब हम इसके बात करें तो यहाँ पर यूरोप शेड ऑफ आइस थ्रू आउट द ईयर, मतलब यहाँ पर आइस जो है ईयर में होता है। इट हैज द कोस्ट लाइन 45,300 किलोमीटर की इसकी कोस्ट लाइन है, और इसकी जो डेप्थ है वो 4,465 मीटर की है, ठीक है। और देन इसका जो डीपेस्ट पॉइंट आता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका वो कौन सा है, तो फ्राम बेसिन जो है वो इसका डीपेस्ट पॉइंट है, और अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इन सारे डीपेस्ट पॉइंट को उसमें सर्च करने वाले हैं। अब ऑलमोस्ट सारे तो हो चुके हैं, एक बचा है हमारे पास में, और वो कौन सा है, अंटार्कटिक ओशियन, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले किसके ऊपर, अंटार्कटिक के बारे में। तो अंटार्कटिक जो ओशियन है, अब उसकी सिचुएशन देखे तो देखो, अभी हमने एक साउथ पोल के बारे में पढ़ा था, सॉरी नॉर्थ पोल के बारे में पढ़ा था, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम पढ़ने वाले हैं साउथ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल पढ़ लिया है, अब हम साउथ के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप जब इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, आप देखो हमें एक बात तो क्लियर होगी कि ये इसका साउथ पोल है, ठीक है, नॉर्थ पोल पे वो दूसरा था, अब ये साउथ पोल हम देख रहे हैं। तो अब आप यहाँ से ध्यान से देखें तो आपको चारों तरफ से ना कोई कोई चीजें जो है वो आते हुए दिखाई देंगी, जैसे कि यहाँ से साउथ वाले इसमें से देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको पैसिफिक जो है वो आते हुए दिखेगा, इधर से आपको इंडियन ओशियन आते हुए दिखेगा, तो ऐसे करके जो सारा मर्ज है तो यहाँ पर जो मिक्स हो रहा है, ठीक है, या हम अंटार्कटिक जो हमने आइसलैंड पढ़ा हुआ, सॉरी जो जो एक महाद्वीप पड़ा हुआ था उसी में जब हमने देखा था तो वहां पर भी हमने ये चीज देखी थी। तो इसी तरीके से जब अंटार्कटिक के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर इन सबका जो एक मर्ज, तो इसे ही हमने अंटार्कटिक ओशियन कहा था। क्लियर। अब यहाँ पर टोटली हमने वहां पे भी पढ़ा था कि यहाँ पर क्या होता है कि हमें बर्फ जो है वो घिरी हुई होती है। क्लियर। तो यहाँ पर हमेशा आपको एनी टाइम क्या मिलेंगे, बर्फ ही मिलने वाला है। ओके, तो देखो द पैसिफिक अटलांटिक एंड इंडियन ओशियन मर्ज एट द प्लेस, ठीक है, तो पैसिफिक आता है इधर से अटलांटिक आएगा और इधर से इंडियन ओशियन आएगा, तो जहां पर ये मर्ज हो रहा है तो इट इज कॉल्ड क्या होता है, अंटार्कटिक ओशियन, ठीक है। ओशियन इज ऑल्सो नोन एज द साउथर्न, तो इसको हम दक्षिण महासागर या साउथर्न ओशियन भी कहते हैं, क्योंकि ये लैंडमास जो है, जो अंटार्कटिक का जो लैंडमास है, कॉन्टिनेंट जो है, मतलब जो हमने कॉन्टिनेंट पढ़ा था ना अंटार्कटिका में, वैसे ही तो ये जो लैंडमास ऑफ अंटार्कटिका है, ये अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है उससे जो जुड़ा है, तो उसी के इसकी जो बाउंड्री इसमें आती है, उससे घिरा हुआ है, ठीक है। इसकी कोस्ट लाइन जो है वो क्या है, कोस्ट लाइन और लैंडमास ऑफ अंटार्कटिका ये है। इसकी अब कोस्ट लाइन कितनी फिर भी जाती है, 70,968 किलोमीटर की इसकी कोस्ट लाइन जाएंगी, और इसकी जो डेप्थ पार्ट है वो कितना है, 7,235 मीटर, और इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है इज साउथ सैंडविच ट्रेंच इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द ओशियन, ठीक है। इतना ही था इन सारी चीजों के बारे में, आई थिंक आपको समझ में आया हो, क्योंकि मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि हर एक ओशियन जो है उसको एक्सप्लेन करने की। मैं अब आपको यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छे से समझाना मतलब चाहूंगी कि आप किस तरीके से इन सबको एक साथ में पढ़ने की कोशिश करें। हमने था इस तरीके का पूरा, ये हमारा पूरा वर्ड का मैप बना था, करेक्ट। तो आप इस वर्ड मैप को, जब मैंने कहा था कि मैं कॉन्टिनेंट पढ़ा रही हूँ तब भी आप इसे रखें, ओशन पढ़ा रही हूँ तब भी रखें, क्योंकि रिलेट करना सीखेंगे और समझना सीखेंगे। तो ये जो कॉन्टिनेंट था, तो यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर एशिया है, ये वाला एशिया हो गया, ये वाला हो गया यूरोप, ये हो गया हमारा अफ्रीका, फिर यहाँ पर जब हम जाते, ये जो स्काई है तो इंडिया का शेप छपा हुआ है यार, साउथ अफ्रीका हो गया, तो सॉरी नॉर्थ अमेरिका हो गया, और ये हमारा साउथ अमेरिका हो गया, ठीक है। इस तरीके से था। इसके साथ में हमने सारी चीजें देखी थी कि हमने कहाँ पर कौन कौन सी, यहाँ पर हमने इंडियन ओशियन देखा, यहाँ पर हमने यहाँ पर हम अंटलांटिक रहे हैं, तो ऐसी हर चीज जो है वो आप इसमें शो करिए इस रफ मैप में, तो आपको एक दूसरे से ये रिलेट भी करना सिखाएगा और चीजों को याद करना भी सिखाएगा। ओके, तो अब हम हमारे थर्ड कंपोनेंट पे आ जाते हैं, जो कि है एटमॉस्फेयर, ठीक है। हम हमारे लिथोस्फीयर में देख रहे थे या हमारे बायोस्फीयर में देख रहे थे कि चीजें कैसे एक दूसरे से रिलेट होकर के साथ में रहती है। हमने लैंड पार्ट देख लिया जिसको हमने कॉन्टिनेंट में पढ़ा, हमने जो हाइड्रोस्फीयर है उसको देख लिया जिसको हमने इन द फॉर्म ऑफ ओशियन पढ़ा है। अब हम बात करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर। एटमॉस्फेयर का हमने ग्रीक वर्ड देखा था कि उसका मीन होता है एयर,
ठीक है। और हमने देखा था कि हर एक प्लेनेट पे, अगर जिस भी प्लेनेट पे आपको नीड है कि आपको वहां पर लिविंग प्लेनेट होना चाहिए, तो वो इम्पोर्टेंट है कि वहां पर आपको लैंड मिले, वहां पर आपको एयर मिले और वहां पर आपको क्या मिले, वाटर मिले, राइट। तो हमने वाटर पढ़ लिया, लैंड पढ़ लिया, बात करते हैं एयर की। तो एयर जो है, एटमॉस्फेयर का मतलब होता है एयर की, जब जो लेयर होती है जो हमारे सराउंडेड होती है, थिन लेयर होती है एयर की, उसे ही हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिन लेयर ऑफ एयर दैट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने सबने पढ़ा है। हम कहते हैं ना कि हम सांस लेते हैं, कार्बन मतलब हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखना वृक्षारोपण करो वरना एक दिन ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ये वो। तो भाई सीरियसली हमें ऑक्सीजन की बहुत आवश्यकता है। हम जब ब्रीथ करते हैं, ये हमें डायरेक्टली पता चले नहीं पता चले, लेकिन हम एनी टाइम हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो ये भी एक तरह की गैसेस हो गई। इट मीन कि हमारे हमारे लिए रिक्वायर है, एसेंशियल है, ठीक है, हमारी लाइफ के लिए एटमॉस्फेयर। दिस इज लाइक अ थिन लेयर ऑफ ब्लैंकेट विच प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड ऑल्सो प्रोवाइड द एयर वी ब्रीथ। देखो एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स होती है, और ये जो है एक उस टाइप की थिन लेयर है जो कि हमें अर्थ में जो बाहर के जो टेम्परेचर्स आते हैं, हमने देखा कि हमारा सोलर सिस्टम बहुत बड़ा है, ठीक है, सन आता है एकदम डायरेक्ट हीट करता है, मतलब जब उसके सराउंड मतलब अर्थ जो है वो राउंड लगाती है, तो बहुत सारी चीजों से प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, जो सन से जो अल्ट्रा रेज आती है, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें ओजोन लगती है, ठीक है, जो पराबैंगनी किरणें आती है, अल्ट्रा वायलेट रेज आती है के लिए ओजोन हमें हेल्प करती है, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन हेल्प करती है। तो ये वाली जो है एक तरीके से ब्लैंकेट हो गया अर्थ के लिए, जो कि हमें प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, फ्रॉम एक्सट्रीम टेम्परेचर। क्लियर। इट एक्सटेंड फॉर अबाउट 60 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस एंड कंटेन गैसेस विच आर एसेंशियल फॉर लाइफ। ये जो हमारी अर्थ है उससे 1600 किलोमीटर के रेशियो में रह रही है अर्थ के सरफेस से, और ये हमें मतलब इम्पोर्टेंट है भाई, इसका क्या ही वो करें। अब हमारे जो एटमॉस्फेयर है तो उसमें कौन कौन सी गैसेस है, ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि हमने लैंड वाला पार्ट देखा था, तो वहां पे जो कॉन्टिनेंट देखे थे तो बहुत सारे थे। हमने हाइड्रोस्फीयर में देखा था, पानी था, तो हमने ओशियन, रिवर, सिया, बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, राइट। तो इसी तरीके से जब हम यहाँ पर एटमॉस्फेयर पढ़ने जाए तो एटमॉस्फेयर में भी बहुत सारी चीजें मिक्स है, ठीक है। यहाँ पर आपको नाइट्रोजन मिलेगा, यहाँ पे डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऑर्गन, उसके बाद में ओजोन, इस टाइप की बहुत सारी जो अलग अलग गैसेस है वो मिलेंगी। और एक जिस तरीके से वहां पे देखा था 71% जो है वाटर है, 29% क्या है, लैंड है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी एक रेशियो डिसाइडेड है कि एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस किस तरीके से है। हालांकि ये हमारे दुष्परिणाम है कि हम इसके बैलेंस को गड़बड़ कर रहे हैं, और जिसकी हामी भी हमें ही भरनी पड़ रही है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें भी अलग अलग लेयर्स होती है, इनसे मिलकर के बना है, तो 5 लेयर्स होती है, राइट। इसे पढ़ने से पहले हम इसके जो मिक्सर है कि कौन कितनी मात्रा में है वो देख लेते हैं। द एटमॉस्फेयर इज मेड ऑफ द मिक्सर ऑफ वेरियस गैसेस, ठीक है, बहुत सारी गैसेस है, मोस्टली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को देखा जाता है। तो 78% जो है वो नाइट्रोजन यहाँ पर है, 28% ऑक्सीजन है, और 1% जो रिमेनिंग है उसमें बहुत सारी अलग गैसेस होती है, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, मतलब जो पानी की ओस की बूंदे, अदर गैसेस जो है इन सभी मात्रा में रहती है। और सारी गैसेस जो है वो इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं, ठीक है। नाइट्रोजन जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है कि जो सॉइल होता है उसके उसके यूज के लिए, उसमें जो रहने वाले प्लांट्स है उसको ग्रो करने के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन हमारी ब्रीथ के लिए इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो हम रिलीज करते हैं। ओजोन जो है वो हमें प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रावायलेट रेज से, सन से जो आती है उससे प्रोटेक्ट करता है। तो हर एक गैस जो है उसका अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इनका बैलेंस बना के रखें, क्योंकि आए दिन हम लोग मतलब इतना ज्यादा वातावरण प्रदूषित कर रहे हैं कि ये गैसेस भी जो है वो अनबैलेंस होती ही है। देख लिया कि कौन किस रेशियो में रह रहा है इस एटमॉस्फेयर में, तो गैसेस का रेशियो देख लिया, और वो इम्पोर्टेंट भी है। हमने बात की थी कि हमारे पास में जो एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयर्स में है। तो ये जो एटमॉस्फेयर है वो इस तरीके से लेयर्स में डिवाइड करता है कि इतने सेंटीमीटर से इतने सेंटीमीटर तक ये लेयर है, इतने सेंटीमीटर से इतने सेंटीमीटर तक वो लेयर है, ठीक है। तो दीज आर
5 लेयर जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इसकी ये 5 लेयर है जो कि इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखेंगे। जैसे कि ये वाला जो ट्रोपोस्फियर है तो यहाँ पर प्लेन उड़ाए जाते हैं, ठीक है। स्ट्रेटोस्फियर जो है वो हो गया, ये मेसोस्फियर हो गया, ये थर्मोस्फियर, यहाँ पे बादल बादल होंगे। फिर जो एकदम जो आता है मतलब ऑर्बिटल वगैरह में जो भी चीजें भेजते हैं तो वो वाली लेयर आ जाती है हमारी। अब हमारा बात करते हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर के बारे में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स के बारे में। तो ये वाला जो प्रेशर है, अगर हम इसके ऊपर बात करें तो जैसे जैसे हम हाइट के अकॉर्डिंग बढ़ते जाते हैं तो हमारा जो प्रेशर है वो कम होते जाता है, ठीक है। हम हमेशा कौन सी बात करते हैं, हम सी लेवल के हिसाब से बात करते हैं, समुद्र तल से ऊंचाई ये वो। तो भाई जैसे जैसे आप हाइट पे जाएंगे तो वो कम होते जाएगा। आप जैसे जैसे हाइट पे जा रहे हो तो ये माइनस माइनस होते जाएगा, और जैसे जैसे आप हाइट से नीचे की ओर आ रहे हैं तो ये प्लस होते जाएगा। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बढ़ते जाएगा, और जब जैसे आप हाइट पे जाएंगे, माउंटेन पे जाएंगे तो आप यहाँ पर कम होगा। हम देखते हैं कि जब कोई एवरेस्ट वगैरह पे चढ़ते हैं, माउंटेन्स पे चढ़ते हैं, तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर के जाते हैं। अब वो ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों लेकर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होते जाता है, वहाँ पे उन्हें गैसेस मिलनी कम हो जाती है, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है वहाँ पे, तो ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर के जाते हैं, ठीक है। तो सबसे नियरेस्ट, ठीक है, मतलब लो लेवल पे, और सबसे लोअर कहाँ पर होगा, एकदम हाई पॉइंट के ऊपर होता है, ठीक है। एयर हैज वेट एंड इट exerts pressure on the surface of the earth which changes due to height and temperature. It is densest near the earth's surface and pressure to is the highest. The atmosphere pressure decreases with the increase in the height, ठीक है। जैसे जैसे आपकी हाइट इंक्रीज हो रही है, प्रेशर जो है वो बढ़ते जाएगा, और जैसे जैसे जो है हाइट इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, हाइट डिक्रीज होती है, तो वैसे वैसे प्रेशर जो है वो इंक्रीज होते जाता है। एयर becomes thinner and thinner as one goes higher. Temperature also decrease as height increases. In area of high temperature, air pressure is low as air expands, but is colder areas pressure is high. तो भाई इतनी सी बात थी प्रेशर्स के बारे में, जो कि हम समझ चुके हैं। अब आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे लोग हाइट पे जाते हैं तो इतनी घबराहट होती है, वो सांस लेने में मतलब उन्हें प्रॉब्लम होती है, और हम कहते हैं कि हमें उसका फोबिया है हाइट का, ठीक है। कई लोगों के कोई दिक्कत होती है। अब हम बात करते हैं बायोस्फीयर की। अब आपको याद होगा हमारे फर्स्ट पेज पे तो हमने वहां पर चीज पढ़ी थी कि जहां पर सभी का तालमेल बना हुआ है तो वहीं पर हम बायोस्फीयर, जैसे जहाँ पे पानी, हवा और मिट्टी मिलती है, तो वहां पर हम बायोस्फीयर, जहाँ पे लोग रह रहे हैं, ठीक है। बायोस मीन्स लाइव, ठीक है, लिविंग थिंग, जहाँ पे लोग रह रहे हैं, लाइफ मिल रही है, इट इज बायोस्फीयर, ठीक है। तो हमारा बायोस्फीयर जहाँ पर हर एक प्राणी रह रहा है, जीवित है, वो पेड़ पौधे हो, वो जीव जंतु हो, वो इंसान हो, वो कोई भी हो, ठीक है, डजेंट मैटर, इट इज ट्री, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, छोटे छोटे एकदम कीटाणु, कोई बहुत बड़ा सा, मतलब बहुत बड़े से लेके छोटे, ठीक है, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटे, एवरीबडी जहां पर लिव है, मतलब लिविंग में है, रह रहे हैं, तो उसे ही हम बायोस्फीयर कहते हैं। The word bio means life. It is the sphere that all form of life exist that makes a unique planet, ठीक है। और हमारा इकलौता प्लेनेट है जहाँ पे बायोस्फीयर है, हम रह रहे हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारे पास में हाइड्रोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है और एटमॉस्फीयर भी है, इसलिए हमारे पास में बायोस्फीयर है, करेक्ट। फ्रॉम अ मिनट बैक्टीरिया टू यूक बॉल्स and organism exist and grow in biosphere which provide a suitable habitat for all. मतलब ये हमें यहाँ पर रहने के लिए कंडीशन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। surrounding within which all organism survive is called it environment. जहाँ पे सब लोग रह रहे हैं हम उसको environment कहते हैं। इसके 3 डोमेन्स है जो हम लैंड, एयर एंड वाटर इंटरेक्ट एंड इफेक्ट ईच अदर, की ये तीनों डोमेन जो है जो वहां पर रहते हैं, हमने लैंड लिथोस्फीयर में पढ़ लिया, एयर एटमॉस्फेयर में पढ़ लिया, और वाटर जो है हाइड्रोस्फीयर में पढ़ चुके हैं। जब ये आपस में इंटरेक्ट होते हैं, एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, और इन्वायरमेंट कहलाता है, और यही हमारा बायोस्फीयर है। इफ वन चेंजेस द अदर गेट चेंज ऑटोमेटिकली। अगर कोई एक चेंज होता है तो ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि इन तीनों की मदद से ही तो हम हैं, और इसमें से कोई एक इम्बैलेंस होता है तो ऑटोमेटिकली नेचुरली दूसरा उससे डिस्टर्ब हो जाता है।
ठीक है, द इंटायर साइकिल ऑफ लाइफ इज इफेक्टेड, ठीक है, इफ वन चेंज द अदर गेट चेंज ऑटोमेटिकली, इफ बैलेंस इज नेचर इज डिस्टर्ब द इंटायर साइकिल ऑफ लाइफ इज इफेक्टेड। इसीलिए कहते हैं कि हम बहुत कहते हैं ना कि प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करना, ये चीज खराब नहीं करना, वो नहीं करना। अगर हम मान लो हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा में बढ़ा दी, हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में वो 1% ही उसको जीने की वो है, ठीक है, नाइट्रोजन हमें 78% है, तो भाई नाइट्रोजन को 78% के बैलेंस में रखो ना, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 21% ऑक्सीजन है, उसको उसी में रखो, वो इंपॉर्टेंट है। हम उसको क्यों घटा रहे हैं दिन ब दिन, ओजोन हटा रहे हैं, ठीक है। ओजोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अल्ट्रा वायलेंट रेज से हमें प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम ओजोन को ही खत्म कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए दिक्कत हो रही है। क्लियर, इसके साइड इफेक्ट सभी हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, और आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा, पूरा जो अर्थ प्लेनेट है, कहाँ पे क्या चीजें हैं, ये समझ में आई होंगी। अब हमने सौरमंडल से, सोलर सिस्टम से हमने अर्थ को उठाया, अर्थ को हमने डिटेल में पढ़ा, ऐसे ही हम और भी कुछ कुछ चीजों को उठा के डिटेल में पढ़ते जाएंगे, तब तक आपको उसको रिवाइज करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बुक के सारे मैप आपके सामने रखे हुए होने चाहिए, लेक्चर के साथ में ही आप रफ मैपिंग भी करेंगे जो आपको हेल्प करेंगी ये सारी चीजें समझने के लिए। तब तक के थैंक यू, बाय बाय।